Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? शो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको मैं याद कराता चलूं कि What's the 411 आएगा अब हर वेंसडे को 8 बजे। थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि भी वेंसडे को आता है कि थर्सडे को। ऑन वेंसडेज वी आर पिंक एंड ऑन वेंसडेज 8 PM What's the 411। मंडे को 8 बजे अम्मा टीवी और मैं, वेंसडे को 8 बजे What's the 411 और फ्राइडे को 8 बजे तमाशा के तमाशे। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को, हमारे एक तरह से कम बैक शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बहुत ज्यादा प्यार भेजा, बहुत से कमेंट्स आए, बहुत सी जहरीली कहानियां भी आई सांपों को लेके। जहरीली कहानियां आई, मुझे पता था नहीं थी। जो भी सबके रिश्तेदार हैं, सबको पता था सबके सांप हर जगह है। हाँ, सबके कजन बहुत ही जहरीले से होते हैं। बट कुछ लोगों ने बोला कि हमारे घर में सांप है, हमारी बिल्कुल इमीडिएट फैमिली और सबसे खतरनाक सांप वो जो आस्तीन का सांप है, तो ऐसे निकल के डांग मार जाता है। वैसे हाँ, ये एक्चुअली बहुत स्केरी है कि आप अपने घर में भी इस तरह से हमेशा एक जंग बिग बॉस का घर बना रहे हैं। नहीं पता है हमारा ना घर में सीन है कि हमारी तो बॉन्ड सबका बड़ा अच्छा है, और कहीं ना कहीं हमारी ना बड़ी जरा एक टूटी फूटी सी फैमिली है। कुछ टूटी फूटी सी आधी अधूरी सी, मतलब ना नाना ना नानी ना दादा ना दादी ना खालू ना खाला के बच्चे, माँ की शादी नहीं हुई, बाबा भी नहीं है, मतलब समझ अब यहाँ इस इक्वेशन में आएंगे जब होगी हमारी शादियां। वो तो अभी बहुत हम लोग 5 बम्पर कार्स हैं जो आपस में बस बाकी लोगों के प्रॉपर होते हैं मसले मसाइल घरों में। सलाम नहीं करके गई, अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं था। अगर अपने बच्चों के लिए खाना लेके आए थे, हमारे बच्चों के लिए भी ले आते तो क्या था। ये लोग पता माइंड करता है कि आपने मेरे बच्चों को क्यों बोला। मैं बोलता हूँ बच्चों को बड़ा इस पे जरा, मेरे बच्चों को किसी ने कुछ नहीं समझाना। बहुत जॉइंट फैमिली में बड़े मसले मसाइल होते हैं, के बहुत मसले होते हैं। और आजकल वैसे भी जो बच्चों को बिल्कुल नहीं ना कुछ सिखाना चाहते, उनको मैं जरा कहना चाहती हूँ जो बच्चों कहते हैं कुछ नहीं कहना, बच्चे छोटे से छोटे से मॉन्स्टर्स, तो उनको जरा अच्छा। मैं चाहता मुझे लोग स्टोरीज सुनाएंगे अपने कजनों के सांपों की, वो कुछ खास। अब इतनी डिटेल सांपों की कहानी वो मेरे आपको प्रॉब्लम डीएम्स में आएंगे। अच्छा पागल है, उनके भी देख लें जिनके बारे में सांप तो चाह रहे हैं उनको फंसाना, सांप अपना अगला वार तैयार करें। नहीं पता है घरों में सांप लिटिल भी होते हैं, एज इनके असल सांप भी पाए जाते हैं। और ये बड़ी वीडियोस देखी मैंने ऑनलाइन, तो बड़ा जरा खौफ ज्यादा सा हो जाता हूँ मैं कि एक वीडियो थी देखी शायद उन्हें बड़ी वायरल जा रही थी कुछ देर पहले। ये ना छत पे किसी के ना अपनी दीवार पे पंखा नहीं ऐसे डंडा मार के ना सांप सा निकल रहा था, उसको निकालना चाह रहे होते हैं। वहां से आवाज आ रही थी ना उन्हें कुछ दीवार के पीछे से, सांप निकालो ने ऐसे आवाज आ रही होती है, तो ऐसे डंडा मार के निकाला, पूरी दीवार गिर गई और सांपों का इतना बड़ा एक गुच्छा निकला, स्नेक्स प्लूरल, और उनमें एक इतना बिग फैट मोटा बड़ा तगड़ा सांप। अच्छा मैंने वो वीडियो देखी है, एक पंखे के साथ सांप ऐसे घूम रहे उड़ के जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितना कुछ निकलता है, अक्सर कहते हैं ना क्रोकोडाइल होते हैं और कछुए और पता नहीं छिपकलियां और कमोडो ड्रैगन और पता नहीं क्या क्या। लम से बहुत होते हैं कमोडो ड्रैगन, वो ना छिपकली और एक तरह से क्रोकोडाइल का मिक्सचर होता है, इतना सा होता है मोटा सा ना। तो उनको मारते क्यों नहीं? पकड़ के उनको फेंक देते हैं कहीं हाल से लेकिन बड़े सुस्त होते हैं वो। अच्छा है वो बुजुर्ग से वो ऐसे लम्स को दुआएं देते हैं कि बच्चे पढ़ने आए, ऐसे सुस्त सड़कों के साइड में घूम रहे होते हैं। लेकिन ये बड़ा कहते जाते हैं कि छिपकलियों का मौसम भी आ चुका है, गर्मियां आ चुकी हैं और छिपकलियां भी आ चुकी हैं और छिपकलियां हर जगह पाई जाती हैं। अब जब छिपकलियां सोचो अपना लम्स का टाइम याद कर ली। ये वो मोटी वाली तो ना उनको जरा दूर होती है, वो छिपकली तो कहीं मिल जाती है। हाँ वैसे ट्रू, ऊपर नहीं। लेकिन शुक्र अल्लाह का लाख शुक्र अल्लाह में, मैं जिंक्स ना हो जाए बात कि मुझे अभी तक ना इस सीजन में छिपकलियां खास नहीं दिख रही अपने कमरे में, मैं बाथरूम में। स्टार्टिंग में एक आई थी पागल छिपकली जो हर जगह चल जाती थी, वो मरवा दी मैंने, अब मुझे कुछ दिखने लगा। मुझे बस एक छिपकली पता है, हमारी किचन की फ्रिज के लिए छुपती है, वो फ्रिज के नीचे भाग जाती है। वो हमें छोटी सी बच्ची है, पागल सी बागली सी आती है, फिर हम एकदम गुजरती हूँ, है छिपकली नीचे कभी ना आ जाए। अभी ना कुछ देर पहले छिपकली इतनी, मुझे उसके बाद जरा प्यार सा है छिपकलियों पर। एक छिपकली का बच्चा टाइप था, तो उन्होंने बाथरूम में गया, मैं वो वहां पे, मैं वहां पे, और वो ऐसे बुखला के भागा, मैं बुखला के भागा, तो मुझसे डर गया। बच्चे ने तो डरना ही था। हाँ, तो मैंने कहा तो क्यूट, उसकी माँ आती नहीं तो पता चलता। लेकिन छिपकली देखा ना इतनी सी क्या कर सकती है। कुछ छिपकलियां भी होती हैं, हमको आंखों में देखती हैं, ऐसे सामने खड़ी रहती है ना, वो हिलती हैं, और वो एक होता है पावर मूव, किसकी आंखें पहले ऐसे होंगी, तो वेरी स्केरी। वो तुम्हारे ऑफिस में आ गई छिपकली एक मोटी सी बाथरूम के ऊपर। अच्छा हाँ, बस बच्चे ना दे, पता नहीं छिपकली जो भी हो। अभी चलो एक मोटी नजर आ जाती है, जो छोटे छोटे बच्चे तो घूमेंगे ना, चीजों में निकलेंगे कभी कुछ करते हैं। इस रहतनाक भरे नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, और शो की शुरुआत करते हैं भाई एक नए नवेले
जोड़े के साथ। यहाँ मैं पहले एक वार्निंग चला दूं कि ये सब स्पेकुलेशन है, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ब्रेड क्रम्स फेंके गए हैं ताकि चिड़िया आके खाएं उन्हें और डॉट्स को कनेक्ट करें। चिड़िया नहीं भाई, चीले आई हैं। खैर हम लोग बात करें भाई फिरोज खान की, तो हम लोग ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं उस कमेंट की जो फिरोज खान पे प्रोफाइल पे आया, उन्होंने कमेंट का जवाब दिया। मान आप पढ़ सकती मेरे फोन से। उन्होंने लिखा कि यू डोंट थिंक यू नीड टू, किसी ने लिखा है यू डोंट थिंक यू नीड टू मूव ऑन एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी विद न्यू पर्सन। तो फिरोज ने जवाब दिया है, जर्नी वाज स्टार्टेड एजेस अगो, आई फाउंड दैट पर्सन फाइनली ... about life that I can't do with just one. I'm not made like that. So what I do next? Stay tuned. और फिर मेरा दिल किया मैं डिक्शनरी निकाल दूं फिरोज की कहानी समझने के लिए। पता नहीं फिरोज आगे फिरोज ने हिंट दिया कि शायद उनकी जिंदगी में कोई आ चुका है फाइनली। तो ये एक बात एक तरफ चलती है। और वो थोड़ा सा ये भी कहते हैं वो एक के साथ नहीं रह सकते, ये भी कहना चाहे ना। ईमान मुझे नहीं पता फिरोज ने कहना चाहे कि ये आई थिंक मुझे अपनी इंग्लिश लिटरेचर टीचर को याद करना पड़ेगा, वो थोड़ी इसकी कहते हैं ना थोड़ी बताएं सख्त जरूरत है कि क्या यहाँ पे किस चीज को क्या सिग्निफाई किया जा रहा है। ईमान उन्होंने ये कहा कि जिंदगी गुजारने के लिए ना, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे पता क्या अच्छा उन्होंने कुछ कहने की उन्होंने कोशिश कहा कुछ आ गया कुछ जिंदगी में। स्टे ट्यून्ड। हाँ कुछ आ चुका जिंदगी में। उसके बाद मुझे खबर मिली उड़ती उड़ती कुछ फैन से कि एक फैन पेज आया है इंस्टाग्राम पे नया, फिरोज खान का फैन पेज, और बाकी फैन पेज बड़ी ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि सारी ताजा खबरें, सारी एक्सक्लूसिव कंटेंट इस पेज पर कैसे आ रहे हैं। तो फैन पेज में एक हलचल सी मची है, ये कहाँ से आ गया नया फैन पेज, तो सारी खबरें लेकर आ रहा है। और फैन पेज एक शक भी कर रहे हैं कि शायद ये फिरोज खान खुद ही हैं इस फैन पेज को ऑपरेट करने का, बहुत सारा ऐसा कंटेंट वहां पे आ रहा है जो और कहीं नहीं है। या फिर फिरोज खान के जो बहुत करीबी हैं वो कंटेंट लगा के हो अगेन स्पेकुलेशन। तो भाई उस फैन पेज का नाम आप सबको मैं बता दूं, उस फैन पेज का नाम है जी फिरोज 3 खान फैन क्लब। उसका डिस्क्रिप्शन है 1 और कैप्शन बड़े कूल हैं, बड़े फिरोज खान स्टाइल के हैं। और इस फैन पेज कैप्शन पता चल जाएगा, अगर कैप्शन समझ नहीं लग रही तो फिरोज खान ही है। थोड़े कूल से कैप्शंस ही हैं, कूल कैप्शंस जो मतलब कि कुछ भी कहना समझ नहीं लगेगी, मतलब थोड़े उसी जोन में है। अच्छा फिर फिरोज नहीं। अब उस पेज पे लगी एक पोस्ट जहां पे फिरोज खान है शर्टलेस, ठीक है, और अपने वो सेल्फी खींचे हैं एक लिफ्ट के अंदर, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर मौजूद है एक मोहतरमा जो लिफ्ट का बटन प्रेस कर रही हैं। हाँ, और उनके ऊपर एक इमोजी लगा दी है, उनकी ऐनक लगा के उनकी आंखें छुपा दी हैं, ठीक है। और ये बहुत ही और फिरोज ने पहने किसी होटल के अपने जो रूम स्लिपर्स होते हैं वो ठीक है, और लिफ्ट को रोका हुआ है कि वेरी वेरी सेंशुअल वाइब्स के देखो मैं अपने रूम स्लिपर्स में तुम्हें। अब ये लड़की कौन है, ये एक सवाल था कि भाई ये मोहतरमा कौन है, इज शी द मिस्ट्री वुमन जिसकी फिरोज खान ने बात की है। और फैंस ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया और पता लगा लिया कि ये खातून कौन है। और कहा जा रहा है अगेन, ये कहा जा रहा है कि ये हैं जी नाजिबा फैज जो एक एक्ट्रेस हैं। अच्छा मुझे इस पिक्चर में वैसे वो नहीं लगी, बट अच्छा मुझे तो इस पिक्चर में ना आफ्टर मैंने देखा उनकी प्रोफाइल मुझे वही लग रही है। मुझे वो नहीं लगी, मुझे मैन एंगल थोड़ा बाल थोड़े बिखरे बिखरे आ गए, जो उनका फेस का उनके गाल थोड़े जरा पफी से हैं, लेकिन यहाँ पे जरा मैन बाल आ गए ना गालों पे। अच्छा वो उन्होंने वो रूम स्लिपर्स में उन्होंने कहा अच्छा बाल आगे गालों पे, ठीक है, ये आगे। और इसी वक्त नेक्स्ट डे फिरोज खान ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई सुबह के 7 बजे और उन्होंने कहा मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। पहली क्लासेस थी, हाँ 2 स्टोरियां थी। पहले स्टोरी में थी 2 एनके, उन्होंने कहा द डेविल वेयर्स प्राडा, ठीक है, 2 एनके, ठीक है, शायद दोनों फिरोज की मान प्रॉब्लम हो। उसके मेरा मतलब नहीं था कि एक उनके, बट उन्होंने वो जिफ पहले लगाया था ना स्टिकर टाइप का। उसके बाद फिरोज ने लगाई एक वीडियो जहां पे उन्होंने कहा कि वो किसी को याद कर रहे हैं सुबह के 7 बजे। उन्हें अपने पूरे कमरे की इजाजत दिया और वो एक आई थिंक एक स्वीट था बहुत बड़ा सा, बहुत हाँ, और जहां पे उन्होंने दिखाया कि भाई क्या क्या मेरे कमरे में। और वो वीडियो स्टार्ट होती है उन्हीं स्लिपर्स के साथ, हाँ, जो स्लिपर्स के साथ लिफ्ट को रोका गया था। फिरोज ने कहा थिंकिंग अबाउट यू, उसका एक ईगल इमोजी भी है। ईगल इमोजी गाने पीछे लगाया हुआ है फुल मूड बनाने के लिए। बस टाइगर देखी तो पूरा दिखाया मेरे पर्दे, मेरा बाथरूम, मेरा बेड, मेरा सिटिंग एरिया वगैरह वगैरह, और एंड पे अपनी शक्ल दिखाई उन्होंने, ठीक है, हाँ, के एनक पहन के तो नर्डी लुक, हाँ के नर्डी लुक नहीं, सॉरी वो कूल वाली एनक है, सॉरी ये तो लग रहा है कि अच्छा वो नर्डी सा है। और अब लोगों को लगा कि आप भाई फिरोज यही बता रहे हैं कि नाजिबा जो है जो उस सेल्फी के अंदर मौजूद थी। अगेन कनेक्ट द डॉट्स,
उसके बाद हम अभी सोच रहे थे कि भाई हमें एक और अपडेट मिली ये फैन, इनका नाम मैं लेना चाह रहा हूँ अपडेट से पहले मैं एक अपना बता दूं जो मेरा तरीका होता है देखने का, फॉलो लिस्ट। हाँ, तो हमने फॉलो लिस्ट भी दोनों की चेक की। नाजबा इज ओनली फॉलोइंग 28 पीपल एंड फिरोज इज वन ऑफ देम। हाँ, एंड फिरोज इज फॉलोइंग हर बैक, तो दैट इज आल्सो अ साइन। और इन्होंने इकट्ठे कोई काम से मैसेज नहीं किया मेरे ख्याल से, और ना ये मतलब है उस तरह से कि लाइक सेम सर्कल हो या कुछ, आई डोंट थिंक उनका सोशल। एंड उसके बाद अभी हम इस बात पे हम चर्चा कर ही रहे थे कि हमें एक और अपडेट आई फैन की तरफ से। ये फैन बहुत जरा चील वाली आंखें इनकी, इनका नाम लेना चाहूंगा पर उन्होंने मना किया था। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना। नहीं रहने दो। तो भाई उन्होंने कहा कि फिरोज खान ने एक पोस्ट आई अभी जिससे वो एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने से मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं और साथ लिखा उन्होंने माँ, दिल बनाया है, और उन्होंने पहना एक पिंक बैग। और मुझे फैन ने भेजी एक वीडियो नाजिबा की कि जो उसी पिंक बैग को पढ़ के पहाड़ों पे हाइक करी है। जो भी अभी फिरोज खान बहुत हिंट्स दे रहे हैं, बहुत क्लूज ड्रॉप कर रहे हैं और हमने उनको उसको पकड़ लिया है। अब सवाल है कि भाई क्या इस नाजिबा नाम का नाजिबा, हाँ, इज नाजिबा फैज द मिस्टर वुमन इन फिरोज खान लाइफ? ये हम आई थिंक फिरोज खुद ही बता सकते हैं, इसको सही वक्त आने पे खुद ही रिवील करेंगे। अभी हमने एक शुली छोड़ दी है। हाँ, हमें और खबरें मिली। अब हमें फैन पेजेस प्रॉब्लम, अब तो लंबे लंबे चिट्ठे वैसे फिरोज खान के फैन हो गए, अब वो डिटेल्स देंगे कि हमने बैग कहाँ से आया, कहाँ से गया। तो लेकिन इस दफा पता है जोक्स ऑन यू आल्सो, कि आपको भी नहीं पता, वरना सारे आपस में ना बड़े डिस्कस करते हैं। अब एक नया फैन पेज आया है, एक न्यू शाइनी फैन पेज, और सब ऐसे दूर से देख रहे हैं उसको, सब दूर से देख और सारी खबरें वो दे चुका है। मैं नोट करूं पिछले एक दो हफ्ते से नहीं आ रही फिरोज खान की कोई स्टोरियां टैग, उन्होंने लंबे लंबे चिट्ठे हर दफा थोड़ी आते थे। अपसेट है वो ना कि फैन पेज कहां से आ गया है। वो जरा गुस्से में फिरोज के साथ भी खफा है कि सारा नया कंटेंट इस पेज को दे दिया। हम जो लंबे लंबे चिट्ठे लिखते रहे, तुम्हारे बुरे वक्त में हमने साथ दिया, अब जब कोई आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिरोज खान से बात करते हैं उनकी बहन हुमामा मलिक की। हुमामा मलिक आई मोहसिन अब्बास हैदर के नए टॉक शो पब्लिक डिमांड में हुई बहुत सी बातें, हुई एक पब्लिक अपॉलॉजी। ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है पीएचडी। ईमान, क्या क्या जाना आपने इस शो को देखने के बाद? अच्छा, मैंने पहले एपिसोड देखी कि देखूं पूरा शो किस तरह का है, तो पहले मुझे बड़ा क्यूट लगा कि उनका पूरा एफर्ट, और कहीं ना मजाकरात वाइब्स हैं, तो उनका कहीं ना कहीं था ना वो जज्बा कि मुझे मजाकरात से निकाला था। तो लाइक मोहसिन बहुत ज्यादा वो लाइक एक्साइटेड थे कि वो सब कुछ उनके ऊपर था कि वो होस्ट है, करता धरता है, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा सारा इंट्रो वगैरह दिया। तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, पंजाबी में 11th आवर पे काम करने को कहते हैं कर लांगे। उनकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ बड़ी अच्छी थी। मोहसिन की भाई एनर्जी तो कमाल की है एज अ होस्ट, उनके पास वो स्किल्स हैं कॉमेडी करने की, मस्ती खुद तो है फुल वो। और वो उनके पता नहीं उनकी आवाज बहुत क्लियर है। हाँ। आई नो बहुत मतलब कि लगेगा ये क्या पॉइंट उठाने का, बट वो हर लफ्ज इस तरह क्लियरली बोलते हैं कि लाइक आपको सुन के अच्छा लगता है। जो सारी लड़कियां वो थोड़ी भी वीक से आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम शकील भी हैं, कोविडेंस काफी यहाँ पे। मैंने भी लड़कियों की बात की ना, तो शकील कहाँ से आए? लड़कियां जो उनके साथ है वो थोड़ी भी मुझे वीक लगी है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। कॉमेडियन शकील में वो भी हैं जो अहमद अली भट्ट के शो में मुगल आजम बनते हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता, वो भी है। तो कॉमेडियंस अच्छे हैं अभी आहिस्ता, तो वो भी वो टाइम कुछ नन्ना समथिंग है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर दो। अच्छा, बट मुझे उनका नाम नहीं पता। तो वो मुझे शो वैसे जरा फॉर्मेट वगैरह जैसे नॉर्मल ये जो शोज आते हैं उस तरह का लगा, तो मजे का था। हुमामा भी बड़ी ऐसे नेचुरल जवाब देती, हर चीज का ऑनेस्टली जवाब देती थी। इसकी लिए जरा हेडलाइन बनेगी इसलिए मैंने ये वाला बंदा पिक किया। आई लव हुमामा मलिक, ये जो है ना नया एक अवतार, के फ्री बेबाक अंदाज है ना। हाँ, होना भी ऐसे ही चाहिए है। पूरा शो हुआ, एंड पे जाके द मेन मुद्दा जो वीडियो हमने भी लगाई वो बेसिकली हुआ कि हुमामा ने एक किस्म की पब्लिक अपॉलॉजी दी कि मैं हुआ कुछ यूं था, थोड़ा मैं एक रिकैप दे दूं कि कुछ साल पहले जब मोहसिन हैदर पे उनकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाए थे और बहुत एक पब्लिक ट्रायल हुई थी, बहुत सी मीडिया में बातें हुई थी, बहुत गंदी तरफ वो बात चली गई थी, कुरान उठाए गए थे वगैरह वगैरह। तो उस वक्त बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने, बल्कि एक्चुअली काफ़ी हद तक हमारी पूरी इंडस्ट्री ने ही इस बात की मजम्मत की थी और कहा था कि गलत हुआ है, और सबने कहा था हम मोहसिन की बीवी के साथ हैं। और वहाँ पे हुमामा मलिक ने भी बहुत से ट्वीट्स किए थे, क्योंकि दुआ मलिक अपेरेंटली दोस्त थी फातिमा सुहेल की जो मोहसिन की है एक्स वाइफ, और उन्होंने काफी कुछ कहा था। फिर हुमामा मलिक ने भी कहा था, मैंने कहा था कि I'm a witness. Dua Malik used to call me and tell me how painful it was for her to listen to Fatma Sohail and her suffering from pain. It's been 3 years. I wish Fatma did this before what she did now, beating her wife every day. लेकिन उन्होंने बहुत सी ट्वीट्स की थी इसके ऊपर। तो सब ट्वीट्स वगैरह के बाद उसके बाद हुमामा मलिक ने आप कहा कि मैं उन ट्वीट्स को मैं पब्लिकली आई वांट टू अपोलोजाइज। मैंने अगर कभी जिंदगी में ऐसा कहा हो, मैं उसकी ऑन स्क्रीन बोलना चाहती हूँ कि लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं, तो बड़ा वो हार्ट फेल्ट सदा वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, अंदाज बयां भी बदल जाते हैं। किया मोहसिन ने उनको ऐसे फोरहेड पे किस किया, तो बड़ा लाइक स्वीट सा पूरा जेस्चर था। ये बात आई ऑनलाइन, फैंस ने भाई भरपूर अंदाज में कमेंट्स अपने की, अपनी राय का इजहार किया, और लोगों का मानना है कि भाई क्योंकि अब फिरोज के ऊपर भी सिमिलर नौयत का एक केस चल रहा है, तो इससे हुमामा मलिक ने मोहसिन को सपोर्ट किया और कहा कि भाई तुम्हें मैं
अगर फिरोज वाला एंगल अभी थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे करूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी एक्टर ने किसी ने भी अपनी पुरानी बात को लेके ओन किया पब्लिकली, वरना यूजुअली बात इससे गुप्त हो जाती है। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि मौसम हैदर पे जो केस था वो गलत ही था, हाँ, और ये क्योंकि वो प्रूव नहीं कर चुकी थी, और मोस्ट ने कहीं ना कहीं पूरी उनका करियर खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने पूरा वो सारा डार्क पीरियड देखा। तो मुझे अच्छा लगा कि हुमायूं ने आके उस चीज को एक्नॉलेज किया और सब कुछ कि मैंने गलत किया था। तो उस वक्त एक ट्वीट जो था ना वो उस वक्त एक तीर का काम अंजाम दे रहा था कि वो उस केस को और कर रहा था, मोहसिन के खिलाफ बात और स्ट्रांग हो रही थी। तो अब मैं फिरोज वाला एंगल वापस लेके आती हूँ। फिरोज वाले एंगल वाले में लग रहा है कि फिर शायद हुमायूं पता नहीं कि मेरे भाई के ऊपर भी हो रहा है कि भाई भी मेरा इस तरह निकल जाए बीच में से, तो वो जरा एक थोड़ा बीच में ही है। एक बात जो फैक्ट है, आई थिंक हुमायूं मलिक भी इस बात को जानती हैं कि कहीं ना कहीं जब इस तरह का केस बनता है ना, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी सफाइयां पेश कर ली जाए, बनता बेशक बंदा इनोसेंट प्रूव हो जाए, कहीं ना कहीं वो एक कड़वाहट रह जाती है। अब अली जफर की मैं बार बार बात करते हैं अक्सर के अली जफर पोस्ट मिनिस्टर शफी वो एक अलग इंसान बदल चुके हैं। किस तरह वो बिहेव करते हैं, किस तरह पेश आते हैं, उनका काम, उनका आर्ट काफी कुछ सफर किया है। पर्सनालिटी पूरी बदल गई हुई है, अब वो उस तरह से हर चीज में लाइक थोड़े वो होते हैं, रिजर्व से रहते हैं। सिमिलरली अब जो फिरोज खान का केस है, फिरोज खान आई थिंक एक तरह से फिरोज खान की बात यह है कि उन्होंने इस चीज को इफेक्ट होने नहीं दिया अपने ऊपर, वो अब भी अपने एक बेबाक अंदाज में लगे हुए हैं। फिरोज खान ने भी इफेक्ट बट कहीं ना कहीं काम वाइज उनका बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है। देखो हर किसी का डिफरेंट होता है, बाकी लोग थोड़े रिजर्व हो गए और वो सोचने लगे अच्छा क्या क्या लाइफ का मतलब है। फिरोज ज्यादा खुल गए, फिरोज पता नहीं फिरोज का इंस्टाग्राम आप देखो, पहले वो बड़े वो भी कम बोलते थे, हाँ, लिखते थे करते थे, कभी काम से काम रखना है जहाँ की बात है। हाँ, एक उनमें हमेशा से एक वो था कि आई एम नंबर 1, मेरे दोस्त नहीं है वगैरह वगैरह, बट वो हमेशा अपने काम से काम रखा, कम कम बोला। अब तो वो रोजाना स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बीवी के स्पोर्ट में स्टेटमेंट्स दी, फेमिनिज्म की बात हो रही, तो हर हफ्ते वो ना कोई 10-15 ट्वीट्स दे रहे होते हैं। और एट टाइम्स बहुत अच्छी बातें करते हैं, एट टाइम्स थोड़ा बहक से जाते हैं, बिकॉज़ आप इतना ज्यादा बोलेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई चीज आप। तो हुमायूं मलिक की इस अपॉलॉजी पे आपकी क्या टेक है? मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा। पर उसके बाद उनकी सारी चीज़ के बाद फातिमा सुहेल ने एक स्टोरी लगाई जो मोहसिन नवाज सैदर की एक्स वाइफ हैं। उन्होंने लिखा कि जाहिल की बातों का बेहतरीन जवाब खामोशी है। तो वो प्रॉब्ली इस बात पे बेस्ट ऑफ होंगी कि दुआ उनकी दोस्त थी और ये सब एंगल अब क्या हुआ है। तो या आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं। और अच्छा आज बहुत लिंक्स बन रहे हैं। पहले हमने बात की फिरोज खान के बारे में, फिर हमने बात की फिरोज खान की बहन हुमायूं मलिक के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं फिरोज खान की बहन हुमायूं मलिक के एक्स हस्बैंड शमून अब्बासी की एक्स वाइफ जवेरिया अब्बासी की बेटी अंजला अब्बासी के बारे में। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं शमून अब्बासी और जवेरिया अब्बासी की बेटी अंजला अब्बासी की शादी के बारे में, और कैसे शादी को लेकर एक कंट्रोवर्सी तब सामने बनकर आई जब लड़की के दुल्हन के अब्बू यानी कि शमून अब्बासी शादी से मिसिंग थे, किसी फोटो में नहीं दिखे, वो किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं थे, और लोगों ने बहुत सवाल किए, बहुत से उंगलियां उठाई कि भाई लड़की के अब्बू कहां पर हैं। हर पिक्चर से यही कमेंट आ रहे थे कि वेयर इज द फादर, क्योंकि वो किसी भी इवेंट पे नजर नहीं आए। तो फिर भी जो दुल्हन की खाला स्लैश फुफू हैं, अच्छा थोड़ा रिश्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनका कि शमून और जवेरिया वो स्टेप सिबलिंग्स भी हैं और एक्स हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो जो अनूशा अब्बासी हैं वो खाला भी हैं, वो फुफू भी हैं, दोनों रिश्ते हैं उनके। तो दुल्हन की खाला स्लैश फुफू अनूशा अब्बासी ने बात को जरा दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि As you all know, Shamoon bhai got into an accident earlier today. Alhamdulillah, he's okay. Thank you so much for all your concerns. He broke his tooth and he's obviously in pain, but otherwise he's in good health. Remember him in your prayers. हालांकि अनुषा ने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं कि वो इसलिए इसको लिख रही है कि शमून शादी में नहीं आ सके, पर अक्लमंद को इशारा काफी। उन्होंने यही कहा कि भाई शमून का एक्सीडेंट हुआ है, शमून भाई का, तो उनकी तबीयत खराब है, वो रेस्ट करें, तो वो शादी पे नहीं आ सके। और इसको सुनने के बाद जहां काफी लोगों के दिलों को ठंडक पड़ गई, साथ साथ बहुत उन्होंने अभी भी कहा कि दाल में कुछ काला, समथिंग इज अमिस। और उसके बाद आ गई शमून अब्बासी की अपनी स्टेटमेंट, उनका अपना एक बयान आया फेसबुक पर जहां पर उन्होंने कहा कि A small reminder about my decisions to detach from shameless people. I never wanted to be attached or known to have anything with impudent and immodest, shameless people in my life, and never I will. No matter what my relationship is with them, I prefer to stay away from them no matter what. God, you're great to give me blessings in disguises. Some physical damages save you from damaging your soul. Allahu Akbar. तो शमून ने बेसिकली कहा कि भाई हाँ एक्सीडेंट हुआ था, मुझे चोटें लगी हैं, लेकिन मेरी सोल बच गई है, अल्लाह पाक ने इसमें कोई बेहतरी दिखाई थी, मैं शेमलेस लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहता। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शमून का, अंजला का, जवेर का आपस में जो भी बॉन्ड है वो एक तरफ आता है, बट इस मौके पर इस बयान की कोई तुक नहीं थी और कहीं ना कहीं आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, उनका अभी मेन मुद्दा को ये था कि आप अपनी बेटी का साथ देते, उनकी शादी थी। और एक बात हमने हमेशा सुनी अम्मा से कि भाई कि टीचर ने दर दिया है कि जब बेटी की शादी हो सब लोग गैर लोग भी आके जाएं, हिस्सा लें, उसमें चीजें स्मूथ रहें। हाँ, तो आपकी भी बेटी थी, कभी भी किसी कजन की भी शादी तो मैं कहती बेशक लड़कों की शादी गुस्से में लोग बेशक मिस करते हैं, बट लड़कियों की कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ आज स्टेक होता है। जो इन लॉज होते हैं बाबे ताने मारते हैं, उसके साथ लड़ाई थी, उसके साथ ये थी, तो फिर अब्बू बनते हैं, बिल्कुल वो वाला रिश्ता बनता है, तो बहुत गलत। शमून ने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया किसी का नाम, ने कहा, बट आई थिंक अगेन वही अक्लमंद को इशारा काफी है कि सारी बात इसी और नहीं, और क्या कहते हैं कि मेरा जो मर्जी रिश्ता हो, मैं शेमलेस लोग से अटैच नहीं होना चाहता।
तो वो पर्सनली बहुत ही एक और off लोगों ने भी चीज़ थी। शमून की इस स्टेटमेंट को तब पसंद नहीं किया, लोगों ने कहा कि भाई बहुत एक टॉक्सिक बिहेवियर लगा शमून की तरफ से, क्योंकि बेटी की शादी थी, खुशी का दिन था, आपका जो भी इक्वेशन था, आपको इस मौके पे ये चीज करने की तुक नहीं थी। आई थिंक शमून उस वक्त चाह रहे थे कि उनको बड़ा सपोर्ट आएगा, जो सब रिलीजियस लोग कहेंगे कि अच्छा शमून ने उनके खिलाफ बोला। कुछ अभी एक और साथ चल अंजुला के रहा है, कपड़ों को लेके भी बात भी चल रही है, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं पता नहीं शेमलेस कहूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा देखो कितनी बाप के अंदर गैरत है कुछ है, बट लोगों ने सबने आके इनको स्कूल किया, फिर उसके बाद शमून ने पोस्ट डिलीट कर दी। हाँ, शमून ने पोस्ट डिलीट कर दी। और यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी शादियां हैं जहाँ पे मल्टीपल लोगों ने शादियां की हुई हैं, तो उनकी पहली बीवियों से जो बच्चे हैं अक्सर उनको डिसओन सा किया जाता है, व्हिच आई डोंट नो व्हाई। एक ट्रेंड सा है यहाँ पे, देखा मैंने बहुत और लोग भी मेरे mind हैं। में कहीं भी ऐसा होता है कि बेटियां बापों के साथ दोस्ती या एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती हैं, बाप रेसिप्रोकेट नहीं करते, कहीं उल्टा होता है। तो एक चीज चलती है कि फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं इंडस्ट्री में इतना क्यों नहीं एक प्यार मिलता। खैर शमून ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद जवेरा वासी ने एक पोस्ट लगाई जहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने लगाया कि हेल्दी माइंड डज नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। अगेन उन्होंने शमून को एक लाइन में उन्होंने कह दिया सबके दिलों की बात के लिए, कभी सेंस नहीं बनती थी सब चीजों में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको जो सब सपोर्ट भी मिला, उनके फ्रेंड्स बहुत क्यूट और हार्ट फेल्ट मुझे लगी विशेष उष्णा शाह ने पोस्ट की, बाकी इंडस्ट्री के लोगों ने पोस्ट की, बहुत स्वीट लगा मुझे। एज ए सिंगल पेरेंट सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली सब और कुछ जब किया। मैंने अक्सर इंटरव्यूज में देखे क्लिप्स वगैरह जहाँ वो बात करती कि उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, ऑब्वियस बात है सिंगल मदर, और उन्होंने कुछ पैसे गलत किए कुछ सही किए, तो उन्होंने लेकिन बहुत अपनी बेटी को रेज किया, तो यहाँ पे ये सब कंट्रोवर्सी अवॉइड की जा सकती थी आराम से। और शमून पता नहीं बैठे बैठे पता नहीं बहुत ही उस तरह से थे शमून, मतलब कि अपनी रोज शमून अपडेट्स पता है अगर शादी में नहीं भी जाना चाहते थे, वो बस नाम से एक पोस्ट आते हैं कि आई कांग्रेचुलेट अंजिला वगैरह वगैरह, तो आपका ना जाना इटसेल्फ एक बात हो गई, आप नहीं गए, आपके एहतजाज हो गया, आप कहते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत मारो कि मैं नहीं हिस्सा ले सका। इसी चीज को थोड़े अच्छे वे में शेमलेस शूमलेस ना कहते, बस कहते हैं आई डोंट वांट टू बी, आई एम नॉट एसोसिएटेड, आई एम नॉट, मतलब कि लोग कह ही देते कि चलो होते हैं, लोगों की फैमिली में होते हैं कि लोग चले जाते हैं, बट ठीक है अब बता तो देते, बट इस तरह से किसी को डिग्रेड करके सेंस नहीं बनती थी। और रोज अपनी अपडेट्स दे रहे होते हैं कुछ ना कुछ, मतलब कि लोग वहाँ पे शादी का पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं आए ये वगैरह, सब कमेंट के बीच में अपनी स्क्रीन भी गई और गाड़ी की भी गई और अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं, गाड़ी की पिक्चर लगा रहे हैं, मतलब कि वैसे ठीक है, बट अभी सब मौके में सेंस नहीं बनती हैं। मुझे पर्सनली शमून थोड़े अजीब तीखे वार करते हुए। खैर हम इस बात को साथ पे रखें, हम अंजिला को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। अच्छा, अंजिला के कपड़ों के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं उनके पेट को लेके, उनके वो ड्रैकुला लुक कहा जा रहा है, जो ड्रैकुला लुक का मुझे भी था पता नहीं वो क्या लुक थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी, उनकी शादी है, हाँ, शादी में जो भी अपने लोग को करना चाहते करे, और यही मैं कहूंगी इस वाले मौके पे, हाँ शादी वाली चीज पे नहीं हमें करना चाहिए कुछ। आगे फिर I wish them all the best. हाँ, we congratulate them और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बेस्ट विशेस। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्लाइंड आइटम। आप सब जानते हैं मजाक रात खत्म हो रहा है, वाशिद चौधरी ने इस बात को पब्लिकली किया था शेयर कुछ देर पहले कि मजाक छोड़ के जा रहे हैं, और अपेरेंटली वो लोग मजाक रात को मतलब इस चैनल को छोड़ के एक और चैनल पे जा रहे हैं अपने शो को लेके। तो मजाक रात जो शो है वो अब एक नए होस्ट की तलाश में था, और मजाक रात को मिल चुका अपना नया होस्ट। ये होस्ट कौन है आपको सही बताने पे वो प्रॉब्लम खुद ही रिवील कर देंगे, हम भी बता देंगे। अभी एक ब्लाइंड आइटम ये है कि भाई वो एक बहुत बड़े अदाकार हैं, एक बहुत बड़े स्टार हैं, और उनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी कमाल की है, और वो इस शो में परफेक्ट फ्लेवर लेकर आएंगे जो इस शो को चाहिए। और वो उस समय गेस्ट पहले आ चुके हैं, ठीक है। अब वो कौन है, इनका खैर पूरी इंडस्ट्री आ चुकी है गेस्ट, तो मैं तो ऐसे हूं कि मैं और भी देता आपको हिंट, लेकिन फिर वो बात ऑब्वियस होती है हाँ कि हमारी इतनी सी इंडस्ट्री है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। सुपरस्टार, सुपर एक्टर, कॉमेडी टाइमिंग बड़ी कमाल की है, शो का परफेक्ट फ्लेवर लेकर आएंगे। आई थिंक आप लोग के लिए गेस करना काफी आसान हो गया है कौन है ये, है ना, और हम इसको सही वक्त बताएंगे कौन है ये। आगे फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई भाई तेरे बिन तो हो चुका है कब का खत्म, लेकिन तेरे बिन के आफ्टर शॉक्स अभी भी महसूस किए जा सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉट एग्जैक्टली तेरे बिन की, बट तेरे बिन को हम रेफरेंस करें क्योंकि फेरी टेल जो एक और शो स्टार्ट हुआ अभी रिसेंटली, उसका सीजन 2 स्टार्ट हुआ है हम टीवी पर, उसने कैसे एक सीन में एक स्पूफ किया और कैसे उन्होंने एक तीर से मल्टीपल शिकार कर लिए। हुआ कुछ कि फेरी टेल के इस एपिसोड में एक सीक्वेंस था जहां पे उन्होंने फरजाद जो हमजा सुहेल है और उम्मीद जो सहर खान है, वो बेसिकली इंडियन जितना सोप चलते हैं ना, तुम तो ना उस अवतार में आए, पूरा वो एक सीक्वेंस है। और उस सीक्वेंस के अंदर उन्होंने तेरे बिन के उस आइकॉनिक वॉक को, वहां जो यमुना की वॉक उन्होंने स्पूफ किया, और
कहीं ना कि मैं ये कहूंगा कि इस तरह की अगर आप किसी की कहते हैं इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी कि आपने उनको एक तरह से आपने एक ट्रिब्यूट पेश किया और आपने उठाया किसी चीज को आइकॉनिक चीज है कि आपने उसका किया कि इतना फेमस है कि आपको उसका करना लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो एक ट्विस्ट दिया इस आइकॉनिक वॉक के उन्होंने ये वॉक की एज इंडियन कैरेक्टर्स और वो इंडियन सोप वाले स्टाइल में धूमता नाना वाला जहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगा देखने वालों को तो उन्होंने ये बात इंसिनुएट की है कि कहीं ना कहीं तेरे बिन भी इंडियन सोप वाले वो है ना उस जॉनर का ही स्टाइल का शो था आपने वहां से इंस्पिरेशन ली और हमने वो दोनों बातें जोड़ दी क्योंकि जब तेरे बिन आया था तो बहुत से सवाल उठे थे बहुत से उंगलियां उठती कि भाई तेरे बिन एक इंडियन शो है इस प्यार को क्या नाम दूं वहां से इनके सीन बाय सीन कुछ कॉपी चीजें की गई है तो फेयर टेल ने उसी बात को पकड़ा उन्होंने ये एक सीन क्रिएट कर दिया और अब सोशल मीडिया पे थरथली मच चुकी है भाई थरथली सही मची कहीं ना कहीं फेयर टेल फैंस और तेरे बिन फैंस बहुत भिड़े हैं इस बात में उन्होंने गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग नहीं था दो बड़ी बड़ी फैन क्लब्स का होगा मुकाबला कौन जीतेगा फेयर टेल का कितना स्मार्ट हो ये लगा एक तो उन्होंने ये स्पूफ कर दिया जो कुछ कर दिया सेकेंडली उन्होंने एक सीन के जरिए पूरी इंटरनेट पे एक अटेंशन ग्रैब कर ली हर कोई सीन की बात कर रहा और कह रहे कि इंडियन फैंस कितने खुश होंगे कि हमारे पाकिस्तानी शो को हमारे इंडियन स्टाइल में तो मजा तो आता ना कहीं ना कि हमारे स्टाइल का शो था मतलब हमारे स्टाइल के शोज उन्होंने इंडियंस भी इस चीज को मानते हैं कि हमारे शो ओवर द टॉप होते हैं ओवर द टॉप होते हैं बट कहीं ना कहीं तो मुझे बड़ी स्मार्ट मूव लगी टीम फेयर टेल की इसी को करने की और मैंने जैसे बात की अम्मा टीवी और मैमी भी के भी बड़ा मुझे स्मार्ट लगी इनकी एपिसोड पहली वाली बड़े से मेटा मुझे लगा पर ऐसे बिहाइंड द सीन्स होता होगा जैसे चैनल्स की बात करूं हम और जियो की आपस में कुछ होता होगा वरना तो होता है ना किसी मॉर्निंग शो में अपने दूसरे चैनल के नाम भी नहीं लेना तो ये जैसे उन्होंने पूरा टैग किया वो होता होगा जियो वाले कह रहे होंगे नाम तो लिया कोई बट वो पूरा सीन वगैरह तो वही है ना सिर्फ बनता है बट उन्होंने नहीं किया उन्होंने स्मार्टली प्ले किया बट मुझे लगता है अब जियो बगला प्लान करेंगे हम कौन से इनके ड्रामे का मजाक कर रहे हैं अब जियो वाले कुछ करेंगे हम के खिलाफ हो सकता है अब जैसे वो जो शो आ रहा है जन्नत से आगे लोग कहना कि वो निदा यासिर की बहुत से उन्होंने मोमेंट्स को उन्होंने जो कि एयरबैग का शो है हाँ एयरबैग फिर सोचेगा मैं दोनों को मार कर तो एयरबैग जितने वार कर दिए विद कुद्दूस साहब की उतने वार कोई ना कर सकेगा वो खुले आम सबके नाम ले लेके वो ड्रामा अपने कहते हैं अपना ही था आइकॉनिक बहुत मजेदार ड्रामा था वो प्रॉपर नाम लेके हुमायूं सईद वनीजा अहमद ये और वो क्या बातें नहीं सब करते इसमें बट मजे का लेकिन मुझे मजे का लगा ये मुझे ऐसे मजे का लगा चैनल के आपस में थोड़ी ऐसे अनबंसी हो आगे ना फिर आगे बढ़ते माहौल को फिर थोड़ा जरा एक सीरियस बात करने लगे हैं बात करने लगे हम भाई शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के बारे में और कैसे एक बार फिर से इनकी अलैदगी को लेके रूमर सामने आए हैं क्योंकि शुएब मलिक ने अपनी बायो को चेंज किया ईमान आप एग्जैक्टली बता दें क्या हुआ उन्होंने बेसिकली पहले जहाँ पर लिखा हुआ था हस्बैंड टू अ सुपर वुमन वो वाली लाइन को चेंज करके उन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं पहले उन्होंने लिखा है लिव अनब्रोकन और उसके बाद लिखा हुआ है फादर टू वन ट्रू ब्लेसिंग उन्होंने जो हस्बैंड वाला पार्ट है वो हटा ही दिया है और जो लिव अनब्रोकन वाला ना वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद वो एक बुक है ट्रेसी माइल्स की लिविंग अनब्रोकन रिक्लेमिंग योर लाइफ इन योर हार्ट आफ्टर डिवोर्स कि शायद वो उस चीज़ को इंसिनुएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी देर से इनकी फीड्स पे भी एक दूसरे को भी बर्थडेज होती हैं तो वो काफी देर से बात चलती आ रही है शुएब और सानिया को लेके कि भाई इनकी अलैदगी हो गई है अक्सर बातें उठती हैं वही मानने का तस्वीरों की बात है जब बर्थडे थी आई थिंक सानिया की बर्थडे थी आई थिंक उनके बच्चे की बर्थडे थी तो उन्होंने तब भी कुछ उनको नहीं बीच में डालता कभी कोई पिक्चर्स भी नहीं आती है बीच में उन्होंने एक शो किया था तो सबको लगा था कि सब चीजें हाँ कि सब चीजें सही हो रही हैं बट इवेंचुअली आफ्टर द बायो चेंज मुझे बस एक ये बात समझ नहीं लगती कि एक दफा वंस एंड फॉर ऑल सब कुछ खत्म क्यों नहीं करते लाइक क्लियरली बता दें क्योंकि फैंस भी इससे कंफ्यूज रहते हैं है नहीं है इशूज है नहीं या फिर आप बायो वगैरह चेंज ना करें फिर लोग हर दफा इस पे करते हैं कि अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से एक दफा क्लोजर आप लोगों को भी मिल जाए सबको भी मिल जाए और आगे मूव ऑन कर सकें आ जाए बट देन प्रॉब्ली मान ये भी हो सकता है कि शायद वो चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो ट्राइंग टू वर्क ऑन थिंग्स कभी प्लीज पब्लिकली फिर ना उर्वा अफरान एक हमेशा दिमाग में नाम आता है कि उनका एक बॉन्ड था थोड़ा चीजें एक रफ पैच आया फिर उन्होंने चीजों को बेहतर किया एंड नाउ दे आर बैक टुगेदर इस तरह वन कैन ओनली होप के शायद इनका भी इस तरह हो जाए कि वो चीज़ों पे बेहतर करे काम करें और फिर दे कम बैक स्ट्रॉन्गर बस आई होप कि इस तरह लोग पब्लिकली आके फिर बायो वगैरह चेंज ना करें ताकि किसी को पता ही ना चले वैसे इन साइलेंस आप अपने ऊपर काम करें क्योंकि इस तरह फिर लोग फिर से वो बातें करते हैं फिर और लोग कान भरेंगे कुछ करेंगे और मसले ही बढ़ते हैं जब पब्लिकली बातें आती हैं भाई बट आई होप एंड विश देम बोथ द बेस्ट इन लाइफ एंड आई होप कि सब कुछ चीज़ें बेहतर हों आगे बढ़े फिर
आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक फिल्म की जिसका नाम है जिंदगी तमाशा, जिसका प्रीमियर हुआ यूट्यूब पे कुछ दिन पहले। इस फिल्म की बात करने से पहले थोड़ी आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। इस फिल्म को सिनेमाज में लगना था 2020 में, लेकिन इसका पहले टीजर आते साथ ही एक कहते ना एक कंट्रोवर्सी बन गई कि इसको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से, खादिम हुसैन रिजवी से, जिन्होंने कहा कि हम इस फिल्म को सिनेमाज में लगने नहीं देंगे। यहाँ पे बात बताना बहुत अहम है कि फिल्म को सिंध, पंजाब, सेंट्रल तीनों सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट्स मिल चुके थे, लेकिन क्योंकि इसको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा, एक कंप्लेन आ गई, तो फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया। उसका कोविड भी आ गया और फिर बैक एंड फोर्थ चलता रहा। मुझे याद है एट वन पॉइंट उलेमा को फिल्म दिखाई गई थी और कहा गया था कि उलेमा ने फिल्म को ग्रीन चिट दे दी कि इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको सिनेमाज में लगने दिया जाए। उसका फिर से एक रिलीज डेट सामने 2022 की, फिर नहीं लगी। और करते कराते हुआ कुछ दिन पहले सरमद खुर्शीद की एक वीडियो आई सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई इस आज़ादी के महीने वो अपनी फिल्म जिंदगी तमाशा को आज़ाद करना चाह रहे हैं। जो आज़ाद कर रहा हूँ उस चीज़ का नाम है जिंदगी तमाशा, और इस फिल्म को यूट्यूब पे वो रिलीज करेंगे और अब इसका प्रीमियर हो चुका है यूट्यूब पे। और फिल्म की बात हम करेंगे, और फिल्म की बात करने से पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा इसके यूट्यूब पे आने की। तो मुझे एक तरह से बात अच्छी इस सेंस पे लगी, चलो एटलीस्ट फिल्म आ गई। अक्सर ऐसा होता है फिल्में रह जाती हैं, जो ट्रैश हो जाती है, मतलब कोई देख भी नहीं पाता कभी, और कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं, वो बैन हो जाती हैं, वो पड़ी रह जाती है। तो यहाँ पे चलो एटलीस्ट फिल्म रिलीज होगी, फिल्म आज़ाद होगी। और फिल्म को यूट्यूब रिलीज किया गया और रिलीज पे एक नोट था सरमद का, जो उन्होंने पहले भी इसको फेंका था सोशल मीडिया पे। उन्होंने फिल्म की स्टार्टिंग में भी इसको रिलीज किया, जहाँ पे मुझे बड़ा दुख दिखा उनके चेहरे पे, साफ एक मायूसी थी। मैं भी इस महीने कुछ आज़ाद करना चाहता हूँ कि एक कहता ना एक हारने की, एक शिकस्त की वो और एक थी obviously बंदा कि sad एक होता है। फिल्म बनाई एक इंसान ने, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ने, और उस फिल्म के साथ इतनी उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की फिल्म को लगाने की। उन्होंने कहा मैं एक बाइज्जत शहरी हूँ, मैंने सारा प्रोसेस फॉलो किया, मैंने एक बाइज्जत शहरी के नाते वो सब कुछ फॉलो भी किया। बट कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, ये ईमान आप जानते हो, थोड़ा फ्लॉट और टूटा सिस्टम है हमारे मुल्क का। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको तीनों सेंसर बोर्ड से क्लियर चिट मिल चुकी थी, वो फिल्म बहुत सी कॉन्वर्सेशन का शिकार रही। थोड़ा मतलब कि सैड बात है कि आप हमारा कोई भी वो स्टैंडिंग नहीं है कि अच्छा इन्होंने कर अपना ही दिया, मजाक बन गया ना। अपना ही मजाक बन गया कि कौन है जो मेन करेगा वो। तीनों सेंसर बोर्ड्स के तीनों सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, थिएटर में नहीं लगा सकते। और पढ़ने के सरमद बाद ने कहा फिर भाई से- इस बात हम डालते हैं मिट्टी, हम आगे बढ़ते हैं। फिल्म आ रही है यूट्यूब पे, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीमियो पे जाके इसकी वीडियो डिमांड भी है, जहाँ पे आप इसको डायरेक्टर्स कट देख सकते हैं, और आप $11 है जहाँ आप पे कर सकते हैं, या आप इसको हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना लिंक, एक अपना सॉरी account अकाउंट का लिंक दिया था। और लास्ट में मैंने कहा कि प्लीज़ आप इसकी पायरेसी मत कीजिए, बिकॉज एक टॉरेंट का लिंक है जो ईमान सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था काफ़ी देर से, जहाँ पे इस पूरी फिल्म को आप देख सकते थे, क्योंकि वो आई थिंक किसी फेस्टिवल से कहीं और से लीक, शायद सेंसर से वो लीक हो चुकी थी। तो आई ओनली रिक्वेस्ट, वो टॉरेंट था, वो पायरेटेड लिंक, उसको शेयर ना कीजिए। बट मैं हैरान हूँ, उन्होंने यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन टाइप वो एड्स वगैरह डाली नहीं है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे भी तो लोग फ्री देख रहे फिल्म हैं। का एक्सपीरियंस खराब ना हो। अच्छा ओ शायद प्रॉब्लम, क्योंकि Ads वहाँ पे भी डाले। तो फ्री है, यूट्यूब पे फ्री है। लेकिन मान वो प्रॉब्लम ऑफिशियल चैनल पे है ना, वहाँ पे अच्छा ताकि उनको हाँ, व्यूज मिल रहे वो होंगे। पैसों के सेंस में नहीं कह रहे, इसमें कह रहे कि एक जगह पे उसके व्यूज रहेंगे ना, वरना सही था एड्स डाल देते, मेरे ख्याल से तो डाल देनी चाहिए थी। डाल जा सकते थे, एक डाल ऑप्शन सकते था। थे। उन्होंने कहा कि आप Because बहुत अच्छे व्यूज आए, आई थिंक 395 के व्यूज हैं, बहुत मुझे तो अच्छा लगा फॉर अ मूवी 385 के। और अच्छा ईमान, आपके ख्याल से अगर ये फिल्म सिनेमा में लगती है, इसका कैसा इस पे आता रिस्पांस? मुझे पता नहीं लगता सिनेमा में ऐसी मूवीज नहीं लगनी चाहिए, मतलब जो एक डिबेट है जो काफी देर से चलती आ रही है, खास तौर पे हम तो कमर्शियल मूवी वाला एंगल आते हैं, हमें रंगीनिया पसंद है, रंगीनिया के अलावा भी ये जो मूवी थी ये OTT पे रिलीज होनी चाहिए थी। ईमान, एक डिबेट तो चल रहा है ना जब से OTT की ज्यादा बड़ा है कि OTT वर्सेस सिनेमा की कौन सी फिल्म है जो बिग स्क्रीन, एक सिनेमा का एक एक्सट्रावागेंजा आपको देखने को मिलेगा, और कौन सी फिल्म है जो OTT पे चल सकती हैं। अब इस बात पे एग्री करते हैं कि अब सीन ये चुका कि इतना कुछ आ रहा है OTT पे कि आप खुद चाहते हो कि सिनेमा आप जाए किसी उस फिल्म के लिए। हाँ, कि जब आप पैसे खर्च करके जा रहे हो तो टिकट्स भी इतनी महंगी हो गई, तो कुछ आपको उस तरह का मिले जो आप घर पे बैठ के टीवी पे नहीं देख सकते हो, जो टीवी और बड़ी स्क्रीन में एक डिफरेंस हो। वो मुझे इस मूवी में पर्सनली लगा कि कुछ भी नहीं था, ना कोई ऐसे विजुअल्स थे, ना कोई लोकेशंस थी, ना कुछ था, तो ये आराम से घर में बैठ के देखने वाली मूवी थी। दिस इज अ वेरी OTT मूवी। हाँ, OTT मूवी। OTT प्लेटफॉर्म पे आती। तो उस तरह से आई एम इन अ वे हैप्पी के मूवी, क्योंकि लोगों ने पैसे खर्च करके जाना ही था सिनेमा में जाके, और वो सैड रिस्पांस आना था, तो इस तरह अभी अच्छे भले व्यूज आ हमारी गए। फिल्म एक कमर्शियल फिल्म ऐसा थी भी नहीं, इसने प्रॉब्ली 385 के लोगों ने जाना था, तो उस तरह से आई एम हैप्पी के दिस फिल्म नेवर कमर्शियल फिल्म एज सच की, जैसे कमली भी थी, वो भी एक इंडिपेंडेंट एक आर्ट फिल्म बट थी। उसमें एटलीस्ट लोकेशंस उसने वगैरह इसने कुछ ग्रो था किया, तो उसने सही भी ना। इसने कौन सा करोड़ों कमाए थे, तो ये फिल्में इतने पैसे नहीं कमाती, बस ये लगती हैं जो इनकी एक नीश ऑडियंस को देखती है, उनको पसंद करती है और जाके देखती है, तो ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाती। अच्छा, मैं फिल्म की एक छोटी बात करूँ, उसके बाद हम फिल्म की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो तीनों सेंसर बोर्ड्स को ना सर्टिफिकेट दिखाया, तो बड़ा वो एक कहता है ना एक
एक बड़ा वो एक इम्पैक्टफुल मोमेंट था कि तीनों सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट आए, उसके बाद सारे दिखाए उन्होंने अवार्ड जो जीती है, और लगा कि भाई ये देखो सेंसर बोर्ड ने क्लियर भी कर दिया, अवार्ड मिल गया, लेकिन फिल्म नहीं लग सकी। तो ये सैड बात थी। खैर हम बात करते हैं फिल्म की, तो फिल्म की जो बेसिक कहानी है वो कुछ यूं है कि एक नाथ खान है जो जिनकी बड़ी माशरे में बड़ी इज्जत है, वो एक अच्छे शौहर भी हैं, वो अच्छे बाप भी बच्चों के, और उनकी जिंदगी में सब कुछ आई सब टिक मार्क्स ही हैं, मतलब वो बिल्कुल अच्छा इंसान है एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे कोई हैं, क्रॉस नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। हाँ। अपनी बीवी की वो मदद भी करते हैं, हालांकि उनकी बीवी को ना वो फालिज है प्रॉब्लम, तो वो शी कांट मूव, तो वो उनके कपड़े भी धोते हैं, उनके खाना भी बनाते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, पूरा घर संभालते, बेसिकली बेटियों की शादी हो चुकी है, तो वो एक बड़े एक अच्छे एक जिम्मेदार शहरी दिखाए हैं, बच्चों के साथ भी अच्छे हैं, सोसाइटी में भी हेल्प करते हैं लोगों की, हर जगह अच्छे ये बात मैंने बहुत एस्टैब्लिश की बात हो ना कि उसमें सब ग्रीन टिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कुछ चीज़ों कि वो एक जाते हैं एक दोस्त की शादी में, वहाँ पे कुछ दोस्त बैठे होते हैं, वो बात करते पुरानी बचपन की बातें होती हैं, तो वहाँ पे होता है भाई कि अंकल को डांस करने का बड़ा शौक था और बड़ा ये प्रॉपर परफॉर्मेंस करते रहे पेश कोई, तो उन्होंने कहा कि आप ये परफॉर्मेंस पेश करें, तो अंकल ने कहा क्यों नहीं, मैं करता हूँ पेश। तो आपने वो डांस किया, वो डांस की उनकी वीडियो हो गई हर जगह वायरल, और उसके बाद किस तरह माशरे ने अंकल को बिल्कुल कहते हैं ना मिट्टी कर दिया, जो बड़ी एक ईमान एक कड़वी हकीकत है हमारे माशरे की, हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पे एक इंसान का सब कुछ अच्छा था, आपने उस सब कुछ को मिट्टी कर दिया इस चीज पे, कि सिर्फ इसलिए कि वो एक इंसान अपनी ख्वाहिश थी। अब इसकी बात हम आगे जाके करेंगे कि ख्वाहिश सही थी गलत थी, वो बात करेंगे, पर उस चीज पे आपने इसको बिल्कुल आपने जीरो कर दिया इंसान को। और वही बात है कि सोशल मीडिया के दौर में ऐसे होता है कि एक वीडियो आती है, कुछ आता है, तो एक कोई बात बोल दी कि इसको कैंसिल कल्चर आ जाता है, कि हर चीज बिल्कुल खत्म है, कि आप मौका ही नहीं देते किसी को इम्प्रूव होने का, अपनी गलती से सीखने का। उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी है ना उल्ट हो जाती है, हर कोई बेटी कहती है मैंने नहीं मतलब कि अंकल के पास, पूरे माशरे में उनकी इज्जत खत्म हो जाती है। वो जो नाते उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक होता है, बड़ा इस चीज को वो पसंद भी करते हैं, तो वहां से उनको निकाला जाता है। और आगे फिर अच्छा ये स्पॉयलर्स एक तरह से हो गया, बट कहीं ना कहीं आई थिंक आपको पता है इसकी कहानी पता है क्या है, एक नाथ खान है, उसकी वीडियो आनी है, सबने उसको दुकान है, और जिंदगी एक तमाशा बन जानी है, जिंदगी तमाशा बनी दुनिया तमाशा बनी, किते भी ना प्यार मिलया, किते भी ना प्यार, बिल्कुल ये एप्ट गाना था ईमान फिल्म के लिए, है ना? हाँ, ट्रू, एप्ट गाना था ये। अच्छा अब वो सवाल ईमान हमारा जो कि क्या भाई ये जो एक ख्वाहिश थी अंकल की, क्या ये ख्वाहिश रखना, क्या ये गलत ख्वाहिश थी, क्या ये गलती थी कि नहीं थी? अंकल का डांस करना चलो ठीक है, हम लोगों ने अपनी शादी में भी देखा है, हमारे इर्द गिर्द एक कोई अंकल होते हैं जिनको शौक था डांस करने का, और वो खुल के डांस करते हैं, एक औरत बन के कभी करेंगे, कभी कोई परफॉर्मेंस देंगे ड्रामेटिक सी ओवर द टॉप, उन्हें शौक होता है। लड़के लड़कियों डांस एक है कल्चर है हमारे, एक है, हमें पता नहीं बड़ा शौक होता है, एक परफॉर्मेंस होती है, सब बहुत एंजॉय करते हैं सीन को, चलो ठीक है करते हैं। अंकल का मुझे पर्सनली लगा कि अंकल का कुछ नहीं उस तरह का दिखाया हिस्ट्री, अंकल पता नहीं बचपन में करते थे, छोटे होते। इस बात के दो पहलू हैं। और अंकल का डांस, प्लीज अंकल को सबसे पहले डांस करना चाहूंगी। अंकल ने गाना लगाया पहले, मैंने कहा सो क्यूट, अंकल कह रहे हैं जिंदगी तमाशा, दुखी जिंदगी, हंसते हंसते एकदम अंकल को पता नहीं क्या हुआ, अंकल कुर्सी लेके आए, अंकल ने पहले ट्वर्क किया थोड़ा थोड़ा करते करते, अपनी हिप शेक की, बूटी शेक करने के बाद अंकल ने ऐसे ये क्या स्टेप था अंकल का, मुझे पता अंकल के अंदर एकदम कौन सी रूह है, ये अंकल का डांस थोड़ा मुझे बहुत एक्सट्रीम लगा, कंसिडरिंग कि अंकल क्या एक पूरी एक पर्सनालिटी थी, अंकल एक मोजेस अंकल थे, अंकल डांस करते कि नहीं बेटा नहीं चलो नहीं बेटा ऐसे करते हैं, मतलब कि वो ठीक था, अंकल का पता नहीं कौन सा अंदर से रख। मेरा एक सवाल है ईमान आपसे भी, आप सबसे भी, कि क्या एक इंसान की ख्वाहिश है जो उस ख्वाहिश का इस तरह इजहार करना, क्या ये गलती है कि गलती नहीं है? कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी हमारे कल्चर में लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो उस चीज़ को एक अनसेड रूल है, पता है कहीं ना कहीं। अब अगेन ये एक लार्ज डिस्कशन है जो इस फिल्म से निकल रहा है कि ख्वाहिशें होती है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत चीजें होती है हर किसी के दिल में, आप नहीं करते, कहीं ना कहीं वो मास्टर की बात है, मजहब की बात कर लो, कहते हैं वन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेद, तो जो आपके मास्टर कुछ बातें हैं, आप उन बातों को आप रूल साथ खेलते हो। एक्टर्स हैं टाइम्स वो बहुत सी चीजें करते हैं अपनी लाइफ में, बट वो नहीं दिखा सकते पब्लिकली, क्योंकि वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते, कर भी नहीं सकते, तो इस तरह की चीजें वो उम्र की बात, उम्र का तकाजा, अम्मा कहती है एनीमे का पास दी, ये पता नहीं हाँ ये वाला हेयर स्टाइल इस तरह लिया, तो बहुत सी चीजें होती हैं लाइफ में जो आपको नहीं कर सकते, बिल्कुल बेबाक नहीं हो सकते। अंकल एक नाथ खान है, अंकल एक नाथ खान है, अंकल को जो जिंदगी में कहते हैं ना बहुत इज्जत है, वो कहे ना कि एक बात है कि वो एक नाते पढ़ते हैं और उनकी इज्जत है, उस इज्जत को मेंटेन करने के लिए आपको एक सर्टेन तरीके से जिंदगी गुजारनी है। एक मैं पर्सनली मुझे पता नहीं सरमत से मैं कहना चाहूंगी कि आप जब भी मूवी बनाते हैं आपको पहले थोड़ा सा डर होता है कि आपके हमेशा टॉपिक जरा इस तरह के जिससे लोगों का दिमाग खुलता है। आपका टॉपिक बहुत अच्छा था कि सोसाइटी जज करती है, अंकल डांस करना चाहते, ठीक है आपने कर लिया एक,
अंकल को नात खाना बनाते हैं, अब रिलीजन बीच में ना लेते। रिलीजन एक इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है, किसी को भी रिलीजन के ऊपर नहीं आना चाहिए। आप उठ के रिलीजन, हर बात पे रिलीजन आ जाते हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत करते हैं। बस अंकल का डांस करना, आपका तो टॉपिक बाहर आ गया ना। बात ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह बीच में डायलॉग भी आता है जब वो जो दूसरे मौलवी से माफी के लिए कहते हैं, तो भी अंकल नात खाना होते हैं तो अंकल फिर भी ये डायलॉग बोल सकते थे, अंकल का नात खाना जरूरी क्यों था? ये थोड़ा मुझे पर्सनली लगा। इवन जो एक सीन होता है जिसमें मिलाद हो रहा होता है, वहां पे अंकल जाते हैं, पूरे का पूरा मोहल्ला ही कहते हैं हमने अंकल को उड़ाना है। इतना उन्होंने इस्लाम को गलत दिखाया ना, किसी के दिल में नहीं है कि वो अंकल हर दफा अच्छे होते थे। अंकल को बिल्कुल व्हाइट लाइट में दिखा दिया, बाकी पूरी दुनिया, पूरा मोहल्ला ही कहता था सारे ब्लैक थे। ये बात थोड़ी मुझे भी लगी, वो मुझे लगा कि एक्सट्रीम हो गया। पूरे मोहल्ले में एक बंदा, अब जो मोहल्ले एक कोई बंदा नहीं था जो अंकल का साथ देते कि हम अंकल को जानते हैं, अंकल ने बस एक डांस किया है, किसी ने नहीं साथ दिया। ख्वाजा थे उस मोहल्ले की, उनकी बड़ी कम वैल्यू थी, इज्जत का बहुत कम थी उनकी, वो बिल्कुल उनको बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती उतरी हर मौके पे। तो एंड पे जो अंकल अपनी वो लिखाते हैं, अपनी हलवा लिखाते हैं, हलवा उनके हाथ से लेता ही नहीं है, तो ख्वाजा के हाथ से ले लेते हैं। ये मुझे एक्सट्रीम लगा। जब भी कोई चीज इस तरह की बांटी जाती है, हर कोई बस चीज आके पकड़ता है, मुझे नहीं लगता कोई देखता है किसने बांटी है। ये था कि चलो अंकल को बाकी उनकी जो उलिमा कम्युनिटी थी उन्होंने तो कहा कि हम इसको हमारा नाम खराब किया वगैरह वगैरह, बाकी आम लोग इतना क्यों हो गए थे अपसेट इस चीज से? उनकी जिंदगी क्या फर्क पड़ा? मुझे खुद समझ नहीं लगा। वो जो नेबर्स थे, अंकल डांस करते, उनका मजाक बना, ठीक है, वो मीम बेशक बन गए, आपकी जिंदगी से क्या फर्क पड़ा? और मैं जैसे बात की है, हर शादी में नॉर्मल डांस होता है, और उन अंकलों ने खुशी से कहा कि हमेशा बचपन से डांस करते थे, और अगली शादी में फरमाइशें भी होने लगी थी अंकल की। हर शादी में कहते थे अंकल के डांस ने, फिर अंकल ने कहा मेरी बेटी खुश नहीं होगी, क्योंकि बेटी बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई थी इस बात से कि मेरा सब मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बेटी बड़ी चुड़ैल थी, वैसे चुड़ैल थी, मतलब कि अच्छी थी अपने हिसाब से। बेटी को समझाने से बेटी क्या है, उन्होंने कहा था कि फिर अंकल को सिंपैथी मिल जाए ना, कि बेटी माँ का ख्याल नहीं रखती, बेटी कुछ नहीं करती, बेटी बस अंकल को डंडे मारने रहे, मैं बेटी के साथ थी। कि अब पूरे माशरे में सोचो, आप काम करती वहाँ पे, पहले था कि अंकल नात पड़ेंगे, पैसे देंगे नहीं देंगे, कितने मतलब कि महंगा होगा अंकल को हमें बुलाना शो में, और उसके बाद हो गया अंकल एक जिंदगी तमाशा डांस करते फिरते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस तरह की चीजें होती हैं। पर यहाँ मैं रिपीट करूँ, मुझे आपसे पूछना है कि आपके ख्याल से क्या एक इंसान को जो माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कुछ एक कहते हैं ना, एक उसके हिसाब से चलना चाहिए, अपनी ख्वाहिशों को आपको पूरा करना चाहिए? ये एक सवाल है आपसे भी। आपकी ख्वाहिशें, तो जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स कैसे हैं? फीलिंग्स की कोई भी लाइन या बाउंड्री नहीं रहती, तो फीलिंग्स मैंने लोगों से पूछा, आपसे पूछा, मैं तरफ अपना भी ओपिनियन देना चाहती हूँ, यही कि फीलिंग्स में थोड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं एक और थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ, हम लोग की जो पाकिस्तानी सिनेमा है, ठीक है, बहुत छोटा है, अल्लाह अल्लाह करके कुछ फिल्में आती हैं, इतना सा है, कोशिश कर रहे हैं हम अच्छी फिल्में भी आ रही, मॉडरेट वगैरह, हमें ऑन द मैप दुनिया में थोड़ा ग्लोबली हम लोग बन रहे हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। बाहर वाले हमेशा फिल्म बनाते हैं, हम कहते हैं हमें मुस्लिमों को रिप्रेजेंट क्या किया, बस एक टोपी बना देते हैं। इंडिया वाले बनाते हैं पाकिस्तान ठिश गोलियां गोलियां, हमें हमेशा हर कोई नेगेटिव लाइट में दिखाता है। अब हम अगर बना सकते हैं फिल्में, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद कर सकते हैं। हम भी अपने खिलाफ हो गए हैं, हम भी कह रहे हैं कि हमने रिलीजन के खिलाफ बनाना है, कि इस्लाम में इस तरह होता है। डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, वो वाला डायलॉग बहुत अच्छा था मौलवी वाला, कि एक्चुअली हकीकत है, बट बिल्कुल ही दिखाना कि हर चीज़ ही गलत है, हर मौलवी गलत थोड़ी होता है। एक बार टॉपिक से मुझे ऐसे लगा थोड़ा एक्सट्रीम पे था कि अंकल बहुत ही अच्छे थे, बाकी दुनिया बहुत ही बुरी हो गई थी। ईमान की इस पॉइंट थोड़ा हट के टेक किया कि समद खुसरो एक बहुत अक्लमंद फिल्म मेकर है, और मुझे लगता है उन्हें पूरे जरासीम है एक कमाल की कमर्शियल फिल्म बनाने के। आई वांट कि वो एक फुल ऑन एक कमर्शियल मसालेदार फिल्म बनाए, कोई करण जौहर टाइप की फिल्म बनाए, नाच गाना और लोकेशन, एंड आई थिंक ही कैन डू अ ग्रेट जॉब। मेरा डिफरेंट, कोई वहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई सेंसर बोर्ड से इशू नहीं होंगे। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और वो बहुत अच्छे मैसेजेस देना चाहते हैं मूवी के साथ। एक अच्छा मैसेज दें कि बाहर हमारे मुस्लिमों के साथ क्या हमारे साथ हालात होते हैं, हमें लोग किस तरह ट्रीट करते हैं, इसके ऊपर आवाज उठाएं। मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि उन्हें मैसेज उठाना पसंद है, उनको इस तरह के अच्छे पॉजिटिव। कमली थी, उसमें कमली में क्या था, मतलब समझ हर तरह फिल्म बनाते हैं मान। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैं अगर मैसेज उन्हें ज्यादा पसंद है ना कि अपने दिल से एक हार्टफेल्ट मैसेज देना, तो एक ऐसा मैसेज भी दें कि दुनिया में हमारी रिप्रेजेंटेशन को लेकर अपने दिल की भी कहते हैं ना कैथारसिस कहीं ना कहीं था। हाँ। तो उनका अपना एक गाना भी बीच में आया, और समद लव्स डांसिंग। समद पहले भी वो याद है कि एक शो था जो चांजर दी पावा छन का, उन्होंने डांस किया था। और इसलिए उनका एक छोटा सा एक गेस्ट अपीयरेंस एक डांस नंबर था इनका, शायद उनका भी डांस करने का शौक है, तो उन्होंने कहा कि एक मेरा सबसे सवाल है, ऐसी महफिल कहाँ पर होती है? सारे आदमी बैठे हुए, ठीक है, डांस हो रहा है, एक आदमी डांस कर रहा है गोल्डन सा जंपसूट पहन के, फर पहन के। नहीं पता ऑनेस्टली, अगर आप यूट्यूब पर देखो तो बहुत महफिलें इस तरह की नहीं कह रहा मैं, जैसे प्रॉपर लोग मुजरे वाला भी कराते हैं, प्राइवेट इस तरह औरतें करती हैं, कि आप आदमी का भी होता प्रॉब्लम प्रॉब्ली, पता नहीं, गोल्डन सा जंपसूट सा पहन के जिंदगी तमाशा ही, पता नहीं। बट ईमान द मेन पॉइंट
यहाँ पे ये है कि मुझे लग रहा है कि सरमत कहीं ना कहीं सरमत के अपने अंदर भी एक वो एक कहता है ना एक है जज्बात है कि मुझे नाचने का शौक है, मुझे माशा मुझ पे क्यों एक लिमिटेशन लगाता है, तो उन्होंने इस चीज को इस फिल्म को एक्सप्लोर किया। आप डायरेक्टर हैं, आप मूवी बनाते हैं, आपका अपना बच्चा है, आप जो बनाना चाहते हैं बनाएं, बस प्लीज रिलीजन को बीच में ना लेके, मेरा बस ये मानना है। बाकी आपका जो व्यू पॉइंट है, आप डांस को करना चाहते हैं प्रमोट, जिस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, बस रिलीजन ना बीच में। रिलीजन उन्होंने इस एंगल लेकर है ना, उन्होंने ये कहा कि हर एक नाथ खान का डांस करना गलत चीज ही थी, इस बात पे एक पॉइंट उठाना गलत ही था। थोड़ा उस तरह से जाते तो रिलीजन को ना ही करें, लोग सेंसिटिव हो जाते हैं ना। वही सवाल है ना कि नाथ खान है कि एक जज्बात फीलिंग्स होती है कि अब खैर वही एक वे गोइंग इन सर्कल्स में चल रहा है हम लोग, मेरी को राउंड जाए जाने बार बार, फिर व्यू पॉइंट्स हैं डिफरेंट चीजों पर जो भी फिल्म की बात ये है कि फिल्म ईमान हम दोनों एग्री कर रहे हैं कि फिल्म में उन्होंने एक वो बात सही थी कि कैसे सोसाइटी हम लोगों में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, हम लोग सब एक इंसान को लानतान करते हैं, करते ही नहीं है, बस एक चीज पे कहते हैं खत्म। और मुझे एक बात लगी अंकल का डांस था, आई फेल्ट कि इसको बेहतर तरीके से लीक होना चाहिए था, कि मतलब अंकल किसी नहीं ओहो किसी कमरे में डांस कर रहे होते, कुंडियां ला दो कोई देखना ले, डांस करते कुछ चुपके से बना रहा होता, या अपनी किसी महफिल में जाते हैं तो वहां पे कोई लीक कर देता, ये खुलेआम डांस किया, सामने लड़का वीडियो बना रहा था, दरवाजे भी खुले थे कि कोई भी महल्ले से आ सकता था। अंकल बहुत ओपनली अंकल ने डांस किया, तो वो मुझे लगा कि अंकल को कुछ परवाह ही नहीं थी। अंकल बाकी आई फेल इट वाज अ ब्यूटीफुली मेड फिल्म, सरमत की एक अच्छी कोशिश थी, कुछ बातें बहुत अच्छी थी बीच में, तो और दुख बस ये हुआ कि सिनेमा से फिल्म नहीं लग सकी सरमत की, जो एक लेकिन मान इस बात से खुशी है कि हम इसको देखा। हाँ, मैं फ्री में देखने बहुत हमने बहुत फिल्म देखी, हालांकि हम हर फिल्म सपोर्ट करते हैं, मैंने इतने पैसे दे चुकी ना पाकिस्तानी सिनेमा को, इतनी महान सेलिब्रेट करो, अब मुझे सेलिब्रेट करो, मैंने पैसे बचाए हैं, मैं सेलिब्रेशन करूंगी, क्योंकि सॉरी बट ये मूवी सिनेमा में देखने में वैसे अच्छी थी, यूट्यूब पे देखा मैंने, बहुत खुशी से मैंने फर्स्ट डे उसी टाइम पे लगा के देखा, मैंने प्रीमियर पे ही देखा, उनका प्रीमियर चल रहा था, मैं साथ साथ देखा। लो जी, तो मैं बहुत खुश थी, तो इस तरह मूवी ईमान तो कोई फिल्म मिस नहीं करती भाई, लड़की फिल्म आते साथ ही देख लेती है, और मैं पता है कोई फिल्म देख पाता ही नहीं, और मैं सिनेमाज में सिनेमा में मोमेंट इतना लेट करते ना, मैं उनके बगैर ही चल जाती, मैं कहती हूँ जा मैं देख रही हूँ। जिंदगी तमाशा आपको कैसा लगा, आपकी राय भी जानना चाहेंगे इसके ऊपर, और आगे बढ़े फिर। हाँ जी, आज जिंदगी तमाशा के बाद बात करते हैं जी तमाशा की। जी हाँ, वक्त हो चुका है तमाशा के रिव्यू का, और मुझे याद आ रहे हैं पिछले साल के तमाशा रिव्यूज, जहां हम लोग ताजा तमाशा देकर इस हॉट सीट को और हॉट करते थे अपने हॉट टेक्स के साथ। तो इस साल भी शो हीट पकड़ रहा है, मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है, और मुझे लगा अगले हफ्ते से बहुत ज्यादा तमाशा लगने वाले हैं। आज भी एक तमाशा लगा, उसकी बात भी करेंगे। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा क्योंकि ईमान अली मुंशी का ये पहला तमाशा सीजन 2 रिव्यू है, तो ईमान से पूछे कि आपको तमाशा कैसा लग रहा है पूरा? मुझे इस दफा बहुत मजे का लग रहा है, जो सारे कंटेस्टेंट है कटीले, ओहो। वार पे वार, ये छुरी मारी पहला हफ्ता हर कोई फेक हो रहा होता है कि अच्छा आपको क्या करती हैं आप ऐसे ऐसे, अभी तो पहले दिन से लड़ाइयां शुरू हो रही है, उसके खाने पे लड़ाई, तू सूश शेफ, तू फलाना, तू ये तू वो, बहुत लड़ाइयां हो रही हैं। अच्छा मान, आपको प्रोडक्शन वाइज कंटेंट वाइज कैसा लग रहा है? कंटेंट वाइज मुझे इस दफा लग रहा है थोड़ा बेहतर है, टास्क वगैरह रोज टास्क हो रहे हैं, थोड़े प्रॉप्स भी यूज करें, अच्छा लगा, कंटेनर गेम पे गेम आ रही है, गेम पे गेम आ रही, तो उस तरह से अच्छा गेमिंग रूम बहुत बड़ा सा बना दिया है। घर बड़ा हो गया, घर मुझे इतना खास पसंद नहीं लगा, थोड़ा बड़ा हो गया। मुझे बस ये टैगलाइन नहीं पसंद कि पाकिस्तान बिगेस्ट रियलिटी शो, क्योंकि हम इससे बिगेस्ट आई थिंक वन स्टेप एट अ टाइम आहिस्ते हम आगे बढ़े हैं। इस दफा गेम्स भी आ रही हैं और साथ उनको अच्छा शूट किया गया है, मतलब एंगल्स वगैरह जो कट वगैरह किए गए उनको एडिट किया गया है, और आवाजें भी बेहतर हुई है, क्योंकि जब टास्क होता था ना पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, इस दफा थोड़ा बेहतर हो गया। और कुछ कमेंट्स आते हैं ना कि ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, आवाज थोड़ी जरा गुचमुच होती है, तो मैं नोट किया वो सही लग रहा है ना, इतना नहीं फील हो रहा। वो वैसे हर जगह होता है, बिग बॉस भी देखो तो जब सब बोल रहे होते हैं तो नहीं समझ लगते हैं, तो वो थोड़ा सा होता है, बट पहले से बेहतर हो रहा है, तो दैट इज अ गुड स्टेप। शुरू करें मंडे के दिन से। मंडे के दिन की शुरुआत हुई कि नेहा की तबीयत होगी खराब। टास्क अभी भी चल रहा है कि भाई जहां पे आपको टोकन देके खाना खाना है, आपको कपड़े चेंज करने हैं, आपको वॉशरूम का इस्तेमाल करना है। नेहा के बहुत चक्कर आ रहे थे, बहुत तबीयत खराब हो रही थी, बाद में बच्चे लोग एक्टिंग कर रही थी। नेहा की जो भी मुझे नेहा पता नहीं बहुत अनोइंग लगती है, जो हर चीज जो भी कर रही थी ना कि पता नहीं मुझे नेहा नहीं पसंद, पर ये मुझे अच्छा लगा कि दानिश इस दिन की शुरुआत में थोड़ा स्ट्रिक्ट से हो गए। दानिश ने कहा मैं करूंगा, दानिश स्ट्रिक्ट पूरे टास्क में, दानिश को समझ नहीं आता गेम, दानिश इधर जाना है, दानिश इधर जाना है, और जैनब आके प्रॉपर चाबी लग जाती है। जैनब चाबी लगाती, जैनब को तू थी कटीली और तुझे भी ये ड्यूटी मिली हुई थी, सबको पकड़ क्यों नहीं रही थी? सब बेचारे दानिश कहते थे मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, और दानिश को समझ नहीं लग रही गेम, दानिश को गेम नहीं करनी। अब जैसे चाय वाली बात थी, रानी ने कहा मैं नाश्ते के साथ 2 चाय पीऊंगा, कुछ नहीं, नाश्ते के साथ चाय बनती है। इसी बात पर तो लड़ाइयां होती है कि एक क्यू कार्ड बनेगा क्या पे। ज़ैनब को सबको समझ लग रहा है, वो कह रही है कि मैं बनूंगी जब कैप्टन तो मैं तुझे लगाऊंगी, मैं तब अपना करूंगी, मैं हंटर मारती आऊंगी। और ज़ैनब ने अभी कुछ बात बोली जिसपे नताशा बहुत भड़क उठी। नताशा की ज़ैनब की प्रॉपर जरा हुई एक नोक झोंक, जिसपे नताशा ने कहा कि मैं ये बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरे सीनियर से बात हो, या मेरे सामने सीनियर के साथ बदतमीजी करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम हो कौन? छोटी सी छोटी हैं आप, छोटी रहे हो की माँ बनी हुई है ये, कल और किया। तुम सब क्यों सुन रहे हो? एक लड़की सबकी माँ बनी हुई है यार। कल की आई हुई लड़की, तुम हो कौन? नाम तो बताओ तुम्हारा है क्या? होता बहुत जरा हाइपर होगी क्योंकि और ज़ैनब ने कहा ज़ैनब हंसते से चली गई, बस के लाइक बोली जा, तेरा अपना हाइपर पर नजर आ रहा है, तू पागल लग रही है। ज़ैनब ने उस वक्त कुछ भी नहीं बोला। पहले मैं खुश हुई थी जब ज़ैनब जब आई थी ना, तब वजीर के साथ बहुत गलत ट्रीट करते हैं हर कोई। वजीर बेचारा जो मर्जी बोल रहा था, सब आगे चीखे मार के वजीर को स्टूपिड सा दिखाते हैं। तो उस वक्त आई थिंक अली सिकंदर वजीर के साथ कुछ करते, तो ज़ैनब बाहर है कि मैं सबकी बकवास नहीं सुनूंगी। वजीर को मुझे अच्छा लगा कि वजीर के लिए साइड ली, कि वजीर को थोड़ी सी सब जलील कर रहे थे। नताशा टेलर होगी बात पे कि ये बच्ची हमें क्यों बता रही है। अब कहीं ना कहीं ज़ैनब सबको बातें बताती है, सब सुनते भी हैं, तो नताशा उस बात से बड़ी अपसेट हो गई। नताशा अपना इनसिक्योर थी कि मेरी उस तरह नहीं सुनी जाती जिस तरह ज़ैनब की सुनी जा रही। ज़ैनब आके सबको, ज़ैनब थोड़ी सी इस तरह से थोड़ी कूल कह रहा ना म्याऊ, तो थोड़ा सा आगे सबको करी, पता नहीं सब थोड़े से इंप्रेस से हो गए, मतलब क्या हो गया, सब ज़ैनब की बातें सुन रहे थे। तो नताशा का मुझे लगा जरा पर्सनल ग्रज निकली। बाद में ज़ैनब ने थोड़ा बिठा के सुलझाने की कोशिश की। ज़ैनब प्रॉपर ऊपर से आती है लड़की, प्रॉपर बहुत प्रॉपर कि उसने जब माफी मांगी तब भी उसने कहा कि मेरी बात सुने, मैं जब बोलूंगी प्लीज कोई मेरी बात नहीं बोलेगा बीच में काटेगा, मैं बोलूंगी कि जब मैं बोल रही हूँ कोई बीच में नहीं बोले, इसके मुझे इंटरप्ट ना करे कोई। नताशा चपेट मार जाती है। नताशा का आपने बकवास वर्ड यूज किया सीनियर के लिए, आप कैसे बोल सकती हैं? अब मैंने कहा एक अगली लड़ाई राना ने भी बोला, राना वो बोला किसने बकवास, उसने बोला तन्ने दाने, राना कहता मेरी बारी बकवास नहीं सुनाई दे रहा। और मुझे बकवास इतनी बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात कि हर कोई कहते बकवास कर रहा है, इस तरह कुछ था नहीं। अच्छा यहाँ पे कोई बात होती है कि दानिश ने लोगों की अपब्रिंगिंग की बात की, तो यहाँ मुझे लगा कि वो फुटेज देखो मैंने कहा केस ऑफ मिसिंग फुटेज, तो ये एक मेरा दुख अभी भी है कि कहीं ना कहीं अक्सर होता है लास्ट ईयर की तरह भी कुछ बातें होती है जो हमें दिखाई जाती है, उनकी बात होती है बाद में, तो मुझे वो लगता है कि बेहतर हमें दिखा दें। वो तो सब नहीं दिखा सकते, ऑब्वियसली बात है, बट 24 आवर्स की चीजें नहीं दिखा सकते। मुझे तो वैसे लगा इस दफा उन्होंने बेहतर किया है, जैसे बेहतर किया उन्होंने, हाँ। उन्होंने इस वाले एपिसोड में थिंक वो स्टार्ट में बात की थी कार चोरी होने की, आगा वाली बात थी ना, वो जो लिंक करते उमर से और जुनैद से, तो वो अगर एंड पे आगा की शक्ल उस वक्त सॉरी आगा बोलो अली की बात थी, तो हम अली जब बात ये कर रहे थे तो हमें शक्ल दिखाते, कैमरा जाता जुनैद उमर की तरफ, तो कहते उनकी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता चला किसी बात कर रहे हैं, मुझे मान में बात हो की बात पता चला कि अच्छा उनकी बात करें, तो उस तरह से थोड़ा ये भी हमारा भी आईक्यू टेस्ट कर रहे होते हैं कि तुम लोग कितना देखते हो सही से। खैर उसके बाद चाय वाली बात हुई, बेचारा वजीर जो राना को चाय नाश्ते के साथ पीने का, और मुझे हालांकि वहां पे पता है प्रॉपर एक मुद्दा बन सकता था कि ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट मतलब चाय नहीं, चाय के एक्स्ट्रा एक आपको देना पड़ेगा। बस ज़ैनब ने कहा वो फिर सुन ली, दानिश जी सुन रहा है। और अंबर मुझे कहीं ना कहीं लगी एक बहुत ही कड़वी प्लेयर, जब उसने कहा कि मेरे कार्ड नहीं पकड़े जाएंगे, मैं सबके पकड़ाऊंगी। उसने कहा मैं अगर रूल्स के साथ खेलूंगी तो मैं किसी को भी चीटिंग नहीं करने दूंगी, वरना तू अपने कार्ड्स बचा, कोई अगर करे उसको करने दे। सबको कहती है कि मैं सबको स्कूल करूंगी, मैं भी डंडे मारूंगी। मैंने पहले लड़कों के प्यार में चाय डाल रही थी, अब मैं उन प्यार में चाय डालने को मैं सबको डंडे मारूंगी। फिर रानी की बकवास से बात है कि रानी की और नेहा की हुई थी ना, निदा की हुई थी बिला वजह की, हाँ कि नेहा के साथ ही थी, अच्छा नेहा के साथ थी कि तुझे बर्तन साफ करने नहीं आते, उसने कहा तू भी सूश है, तुझे कौन सा कुछ काटना आता है, तो इनकी एक छोटी सी लड़ाई बेतुकी सी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा अली के पंजाबी टप्पे में तू दावी चीज लाया है, हाँ वो मजे का था, मैंने खुद बड़ा एंजॉय किया, ऑन स्पॉट थे। हाँ उसके उमर ने जैकेट पहन के आए, उमर कहते मैं काट दूंगा, तो दानिश सर सही कह रहे थे कि आप जब पहन आए हो तो आप काट दो, तो मैंने बात यूज कर ली इसी कार्ड पे। उसको सुन ली, उमर पहले कहता मैंने देना ही नहीं है, मुझे वो लगा उमर का थोड़ा एग्रेसिव हो रहे थे कि नहीं लेना मैंने कार्ड, वो सुन नहीं रहे थे, उनके अपना काम करने लगे, पता नहीं किसने बेचारे की बात सुनी, वरना उमर ने कर दिया था इग्नोर। और पता अदनान उर्फ एडी ने सारे कार्ड बाथरूम इस्तेमाल किए अपने, उन्हें बताया मेरा ब्लैडर इशू मैंने बड़ा बात तो बताया था कि मेरा ब्लैडर इशू है, 10 कार्ड इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद मैंने और कार्ड चाहिए था, अब मेरा खत्म हो गया कार्ड और मेरा ब्लैडर मुझे इजाजत नहीं दे रहा, खत्म हो गए तो वो भी आउट हो जाते आगे हमसे ना। हां तो वो करते रहते यूज, जब कार्ड ही नहीं बचे नहीं, अब आपको मैं करने दूंगा। उसने कहा मैं मुझे बाथरूम यूज करना है, मैं कैसे जाऊं बाथरूम, तो फिर अब बताए बगैर से उसको बताना शुरू किया था। एडी मुझे बड़े अननोइंग लगते, एडी और नेहा दोनों। उसके बाद बात आए जी हाँ, वेलकम टू कश्मीर बनास्पति प्रेजेंट, पता नहीं फलाना फलाना तमाशा, गेम चल रहा है अभी तक, इनका कल वाला जो टास्क है अभी तक चल रहा है, तो लगा है खत्म हो गया है, अभी चल रहा है। जी हाँ, अंदर चलते हैं। ये समझ रहे हैं कि खत्म हो गया है, मगर अभी खत्म नहीं हुआ, गेम खत्म हो गया। पहले तो यार आप सबको बहुत मुबारक हो, आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। बाहर बादशाह ने कहा कि गेम अभी चल रहा है। अच्छा बादशाह खुद भी नहीं पता बादशाह ने क्या कह रहा था। बादशाह काम में बोला अभी गेम चल रहा है। जी हाँ गेम चल रहा है, खत्म हो गया लेकिन
बादशाह ना पता नहीं मुझे पता बादशाह बहुत फन डांसर है बादशाह अंदर से चीखी अंदाज करते बादशाह भूल जाता मैंने कहना क्या है बादशाह ने अंदर आके सबसे पूछा किसके कितने पत्ते थे और बादशाह वहां पे इतनी गंदी माइंड गेम्स खेली। अच्छा इस तरह मैं कहना चाहूंगी वैसे पिछली दफा भी यही था 14 या 15 का डिस्टेंस है हाँ। मेन बादशाह ही है। बादशाह ने आके वजीर बना दिया वजीर को जलील करते वजीर ने जब कह दी मैंने कार्ड ले लिया और सही बात वॉश भी उमर से सही नहीं था वो पहले ले लिया उमर से के 2 लेने चाहिए थे कि एयरवा के इस दफा मुझे जरा तो एक फेवरेट दिख रहा है मुझे इस दफा मुझे लग रहा है उन्हें खुद नहीं पता मैं फेवरेट हूँ बेचारे उन्हें पता भी नहीं था मुझे 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 मेरे हाथ फेवर कर रहे हैं आप उन्हें खुद नहीं पता मेरे हाल से उमर ने थोड़ी सी बगावत की है किसी लेदर कमरे में जाके कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ तो उस बगावत पे वो थोड़ा सा प्यार दे रहे हैं शुरू में ना कि खुश हो जा कुछ नहीं बच्चे तो उस तरह से उन्होंने मुझे उम्र के 10 थे वो गा रहे यार यहाँ का माइनस कर रहा हूँ आपका ऐड करूँ आपका माइनस कर रहा हूँ आपका ऐड कर रहा हूँ शुक्र अली ने बोल दिया ना कि अगर आप उनके ऐड करो मुझे भी करो अली बहुत चलाक है हाँ अली ने करा दिया फिर उमर निकल गया उमर नहीं बच सका अली बच गया कार्ड सारी गेम में फिर एंड पे जुनैद फिजान और अली बच गए फिजान को 12 कार्ड फिजान ऐसे निकाला है फिजान ने कहा 12 क्योंकि इन सब की अपेरेंटली गेम चल रही थी इन केस मोमेंट की तरह अगर आप लोग मिस कर गए उन्होंने पता नेहा के कार्ड चोरी कर लिए थे और उन्होंने कहा था हम तीनों बांटेंगे ये 3 बिग वुल्फ्स का गैंग था अली का उमर का और जुनैद का सबने जुनैद के 12 थे ठीक है सॉरी फिजान के 12 थे जुनैद के 11 थे और अली के भी 11 थे उमर के जुनैद पता नहीं मुझे समझ लगा उमर के भी 11 थे उसके वॉशरूम में यूज हो गए 10 हो गए थे वो थे तो उमर का तो उन्होंने कहा था आपको वापस +1 कर दिया फिर तो फिर 11 हो गए ना उसके भी अब अली के भी 11 हो गए उमर सेव नहीं है उमर सेव नहीं होना क्योंकि अली ने जुनैद तो उसे सेव था जुनैद ने कुछ गलत नहीं किया था जुनैद को उसने सेव कर दिया था और अली को उसने बचाया था ना वजीर ने अच्छा क्योंकि मैं पहले अच्छा हां वजीर ने कहा था कि मैं नहीं करना है उमर को तीनों में से एक चुनना है वरना उन्होंने तीनों को इक्वल कर दिया था तो बेसिकली उन्होंने नेहा के कार्ड चोरी किए थे तो 3 बिग बैड वुल्फ्स ने एक ग्रुप बनाया और अली को लगा कि मुझे बहुत गंदे तरीके से यूज किया गया है कि मैं बन गया एक बड़ा सा भेड़िया जिसने कार्ड्स चोरी किए क्योंकि नेहा को बस पता चला कि इस भेड़िए ने उठाया नेहा उससे लड़ती रही और उसने बार आके पूछा पर ये दिखाया उन्होंने कि अली बहुत दफा आया कि उमर जुनैद क्या करना है पता है मुझे गिल्ट सा फील हो रहा है उसके कार्ड चोरी किए अगर लेने 3 अभी बांट दो बेसिकली उनका आइडिया था कि हम 13 कर लेंगे और एक पता नहीं किसी को दे देंगे बट उन्होंने एंड पे आई थिंक इवेंचुअली वापस नेहा को ही दे दिए तो अली बुरे भी बन गए और अली ने आई जस्ट फेल्ट कि यहाँ पे कैमरा वो डालते हैं ना जुनैद पे और उस पे उमर पे तो और जरा क्लैरिटी मिल जाती है ट्रू अच्छा ज़ैनब की और दानिश की बात एजली मैं करना चाहता हूँ क्या दानिश ने ज़ैन से बात करते हैं कि देखो तुम छोटी ना 18 20 22 साल की तो मैं बड़ा हूँ आई एम 25 अगर आप पहले पूछते थे तो आपको मसला ना होता तो उसमें इतनी बड़ी इशू क्या था ज़ैनब में कटीली है ज़ैनब एवरी बार वो भी एक ऐसे से आंखों पे लाइनर लगा के ना एक काला सा ऐसे कहती चिड़ियाली बनी रहूंगी मैं हट खा जाऊंगी सबको हर बात पे तुम तो चुप कर जाओ चुप करो नहीं वो मरीहा की कॉपी करके आई है ना तो इसलिए वो उसने पूरा तमाशा सीजन 1 देखा है कि मैंने क्या करना मैंने मरीहा बनना है वो उसका मेमो ये मैंने मरीहा बनना है बट मरीहा नेगेटिव नहीं थी बहन वो नेगेटिव हो गई मरीहा स्मार्ट थी बट मरीहा वाज वेरी ऑन पॉइंट थी अपने बस अपने लिए आवाज उठाती थी ये कटीली है भी सबको आवाज उठाती पड़ती है सब कहती भूनूंगी मैं भूनूंगी हां बस भूनी जा रही सबको किसका है उसके बाद और की बात है मंडे की नहीं मेरा मंडे तो अब अगर ट्यूसडे का दिन और ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई गाने के साथ गाना लगा बाजी बेबी का ओ बाजी बेबी बाजी जुनैद का ये मेरा गाना गाना खिलानी रोटी पर मांग देने बर्गर और यही गाना रात को तेरे लिए बर्बादी का दिन बना उसके बाद गाना यार उसके बाद अदनान आए हमें टास्क एक्सप्लेन करने के लिए बादशाह की खुद ही इज्जत नहीं होने दे रहे एंड पे जो बादशाह अच्छा वेट पॉज अदनान से के कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा कि आपने घर में आना है ये हमारी एक थीम है एक हमारा एक स्टाइल है फॉर्मेट है कि बादशाह ने आना है तो ठीक है मैं हालांकि खुश नहीं इस बात से माफ कर दिया कि चलो बादशाह ने अंदर आना मुंह उठा के ठीक है आ जाए बादशाह गेम एक्सप्लेन करने क्यों आते हैं वो टास्क खुद पढ़े करें बादशाह टीम में आने के क्यों आते हैं और मैं ये एक टीम वालों को मैं सजेशन देना चाहूंगी कि ठीक है आप लोग कंटेस्टेंट बड़े डामे उनको नहीं समझ लगती उन्हें ऑफ कैमरा समझा दे करो समझा दे हमें दिखाती कि मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगा बादशाह तर वेला है बादशाह को और कोई काम नहीं बादशाह समझाने आते बादशाह कहते हैं मैं इन्हें समझा दो एक एक चीज कि जो दानिश ने टास्क इस दफा सुनाया ना मैं एक बिग बॉस बैटन होके भी टास्क को समझ ना पाया समझ आता कि इतना उन्होंने गंदा पड़ा कि टास्क खेला जाएगा 3 बाकी 2 टीम मेंबर्स या बाकी 2 टीम्स को टीमें खेलेंगी एक गिर गई जो हार 2 गया वो जीतेगा हारा क्या बोल गया मुझे पहले नहीं समझ लगा कि 3 लोगों ने निकाला अपने टीम मेंबर को तो वो थोड़ा सा बेका था वो फिर फैजान ने कहा कि मैं एक छोटा होस्ट हूँ मैं जूनियर बादशाह मैं हूँ
मैं बताऊंगा। हाँ उन्हें समझाइए। अच्छा लगा कि वो प्रोएक्टिव हो गए। पिछली दफा अदनान से टीम में बनाने के लिए आए थे। वो क्या था? हाँ। सबकी टीम बनाई। यहाँ पे राम से कहते हैं कि अदनान बादशाह, देखो जो बादशाह की आवाज आप लोग हमें एडिट करते हो ना, अब अदनान थोड़ी तो हर वक्त वो कि बंदा बोलता है बाद में अच्छा की आवाज डब कर देना ऊपर, ठीक है, तो वो कहते हैं कि बादशाह बोल रहा है वहां से कि मैं टीम में बना रहा हूं, टीम में है फलाना फलाना फलाना। बादशाह का आने की तो क्या थी, तो सारे बादशाह कहते 5 बार फिर होगा, फिर मैं पता नहीं आऊंगा क्या, फिर नहीं आया। शुक्र है बादशाह को भी थोड़ी सी। टास्क स्टार्ट हो गया, टास्क स्टार्ट हुआ और उसमें शुरू में एडी की और उमर की थोड़ी जरा एडी बहुत ही, और उमर बहुत हाइपर, उमर ने बीच में तुक्का दिया था, वो किसी ने नोट ही नहीं किया। एडी ने कहा नहीं, एडी को मुद्दा बनाने लगा। एडी बेचारे, आपने टैक्स किया मुझे, कैसे टैक्स किया आपने मुझे, निकाले ने बादशाह ने घर से बाहर निकाले। हां धक्का प्रॉपर मारता उसने proper, कैसे हाँ। होके। एडी अपना खुश था, मैं तो बैग दिखा रहा हूं। एडी का मुझे किस किया ये ना दुरुस्त है। हां नेक पे इन्होंने किस किया है, मुझे किस किया, ये इसका मुद्दा था। किस में हुआ? ये क्या किया? यू जस्ट किस में हुआ? एडी शायद अनकंफर्टेबल फील किया होगा इससे। राणा ने कितना निभाया, राणा ने टास्क को बहुत एंजॉय किया। राणा बस मैं बड़ी हैरान हूँ कि मतलब कि क्या राणा नहीं, लड़कियां जब आती हैं, लड़कियां मतलब बैग से, और लड़कियां ऐसे से आ रही थी राणा को रोकने के लिए, शायद वो कंफर्टेबल फील करती है। राणा भी ऐसे से फ्लेक्सिबल होकर थोड़ा करता तो मैंने एंजॉय किया। एक बंदा निकला, दो बंदा निकला, फिर ज़ैनब ने एक खेला के पानी निकाल सकते हैं आप लोग। अच्छा ज़ैनब को किसने कुछ नहीं डांटा? हाँ ज़ैनब फिर बिग बॉस देख के आई लग रहा मुझे। ज़ैनब देखो ऑब्वियसली स्मार्ट है, बिग बॉस माशा बिग बॉस देख रही हूं, लग रहा मुझे बिग बॉस वैसे भी स्मार्ट है, वो है ही नेगेटिव एक वो हर चीज में कुछ करने वाले। तो उसने अच्छा मुझे ज़ैनब का मैंने कहा था, मुझे ज़ैनब अच्छी लग रही थी, मैंने कहा था अम्मा टीम में, और ज़ैनब हल्की मुझे नेगेटिव उनसे वाइब आने लगी। ये कहना था मेरे माइंड में आया था अगर मैं होती गेम में कि उन्होंने लिखा तो नया ग्लास कौन सा ग्लास के भरा कर लो, ये क्या था, इसमें पूरी जिंदगी गुजर जाती, इतने इतने छोटे छोटे से, ये बहुत ही बड़ा वो था, वो थोड़ा सा उनका टास्क के बड़े लोग गिरे शुरू हुए, उसमें लोग के बड़े लोग थोड़े गिर गए, उसके बाद और एक साइड पे थोड़ा बता दूं ना, चल रहा था कि हूट चल रहा था, एक दानिश है ना बादशाह था, क्या छोटे बादशाह मतलब वजीर, तो उनको इशू था कि भाई कि मैं, अच्छा वो ना ये एक पता है बात है साइकोलॉजिकली भी कि अगर आपको पावर मिलती है तो आप बहुत ज्यादा एक आप पे एक रोब आ जाता है, तो दानिश ऐसा रोब आ रहा है कि मैं एक बादशाह के बाद जूनियर बादशाह मैं हूँ, मैं वजीर हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हूट ही करेगा। फजान पहले कह चुके थे कि वजीर जी हम हूट करें, तो इशू क्या है, अब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हूट करना हूट करना हूट करना। अच्छा हूट से वैसे कहते हैं अनफेयर हो रहा है, हूट करो सबके लिए करो क्या मतलब सबके लिए करो, अपने दोस्त के लिए करेंगे। उन्होंने 2-3 दफा वजाहत जुनैद ने हूट किया कोई, और फिर जुनैद और इनकी हुई बहुत आपस में, मुझे बहुत बुरा लगा। जुनैद बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तू बोला मुझे सर बुरा लगा, तू करके बोला, और उठ के बिल्कुल आना, इतनी बड़ी बात क्या थी, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए। तू वजीर हो, हाँ वो मैं मानती हूँ, पता नहीं अब इनका कितना लंबा है, बस पूरे दिन का टास्क चल रहा है, वो थोड़ा सा नारा मारते उमर चुप फूट नहीं करना। तो जुनैद अग्रेसिव होते, बट ये तरीका नहीं था बात करने का इतना। और मुझे लगता है ज़ैनब बहुत चलाक है, उसने बाद में वजाहत दिया ना कि मुझे ये बात बुरी लगी कि उसने बोला कि ज़ैनब क्यों पता नहीं माँ बनी हुई है, पता नहीं कैसे ज़ैनब के लिए कुछ स्टैंड लेना, ज़ैनब के लिए स्टैंड लिया। के बाद एक लड़की बैठी हुई है, उससे कह रहे तुम मेरी माँ हो, तुम ये हो। ज़ैनब होता है वो कहते लड़की लड़कों को मरवाएगी, ज़ैनब लड़कों को डालती है। तब से मेरी माँ के बारे में बोली जा रही है जुनैद, देख रहे हो आप क्या करे, देख रहे हो प्यार, उसने हाइपर करी गई। ज़ैनब मेरी नहीं, आप मेरी माँ थोड़ी ऐसा कहा था, उसने कहा ज़ैनब की सबकी माँ बनी हुई। ज़ैनब फिर आके बता रही थी, मैं तो भी टिप्स देती हूँ कि क्या करना। उसने कहा तू मेरी माँ, वो अपना अग्रेसिव बोलती है कि तू मुझे बार-बार क्यों बताती है, मेरी डम दिखाती है, मैं अच्छे वाले डिसीजन ले सकता हूँ, छोटा सा डॉन हूँ मैं। तो उसको गुस्सा था कि तू छोटी डॉन बनी हुई है, मुझे बस बने रहने दे। ज़ैनब बहुत आके करती है दानिश के साथ से, बाकी सब से इतना नहीं करती है। दानिश को कहती है कि मैं बताती हूँ क्या करता हूँ, उसने एक कहा चल पीछे हट जाके, और जुनैद को प्रॉब्लम बैठी बैठी साथ से करती है, हूट भी नहीं करने दे रहा। देख लो क्या करे, बार-बार कितना कर तुम्हें, देख रहे हो मतलब कि स्टार है तुम लोग, कभी एयरवे चल रहा है, तुम इस पूरी गेम में तुम हो अभी जो अभी करंट स्टार हो, और ये देखो जुनैद हाइपर हो ब्रो, इसलिए तू तलाक पे आया कि तू कौन होता है, तू कौन है। हनी मेरे कार्ड से सारे पॉइंट्स थे उसमें, प्लीज बुला दो के कार्ड हमें। अब वो कैसे पकड़ाएगा आगे से, पीछे से जाके। अब तूने उसको एक बिग बॉस का टास्क दिया कि पीछे से जाए। सॉरी मान, मैं भी इस बात पे कुछ नहीं था, ये होती है हरकतें। यहाँ पे लगेगा कार्ड। जुनैद में मोमिन ही नजर आता है, जैसे मुझे पक्का लगा, मैं इससे जुनैद की तेरी साइड लिया कि मोमिन ने भी ये करना था। मोमिन ने को ना पता उसने ये किया है, मैं इस चुप करके बैठ जाऊंगी, मोमिन ने भी अग्रेसिव हो जाएगा। मसला है कि मैं लोगों की बात मान लेता हूं, मोमिन बहुत सारी बात घर में बहुत होते हैं मसले ये। हाँ मुझे एक बंदा जरा घर में काम कर देता है। घर में अगर अम्मा खाला वगैरह कुछ इश्यू चल रहा होगा ना, एक बंदा मोमिन को कहेगा ना पता उसने मेरे साथ ये किया है, मोमिन फिर उसकी साइड लेने बैठ जाता है, तो मोमिन जरा थोड़ा हो जाता है। यहाँ पे कट लगेगा, तमाशा लो डाल दो हम कार्ड का। हाँ, क्यों कार्ड लेना जरूरी है। क्यू कार्ड मेरा वापस आ गया, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ मोमिन, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल। उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फिजान ने जो पूरा
काम डाउन करने की कोशिश की। पहले उसने जुनैद को कहा चुप कर जा, और ज़ैनब फिर calm down. ज़ैनब चुड़ैल चंडाल औरत आई, बात करने क्यों आ रहे हो जुनैद से? ये क्या था? तो अभी जरूरत थी, जुनैद हाइपर हुआ इसके ऊपर, उसने ठाक क्यू कार्ड मारा, उस सब के बीच में ये क्या करने की जरूरत थी? तो मुझे ज़ैनब बहुत ही नेगेटिव, बहुत वेरी वेरी नेगेटिव। फिजान ने उसको भी समझाया, उसने कहा Baby, calm calm down। down. Calm down. बस यहाँ पर डांस कर लेते। फिजान ने बहुत अच्छा डांस किया था। हाँ, ये मौका था से सब लाइट उस दमा। अरे फिजान ना लाइन ज़्यादा अपने पे ले नहीं रही मुझे लग रहा है। फिजान अभी बैठे बैठे सब, मेरी दवाई का टाइम हो गया है। फिजान अभी बैठे बैठे सबको देख रहे हैं कि मैंने किस वक्त अपने कौन से कार्ड्स खोलने हैं, विच इज स्मार्ट। उन्होंने कहा कि मैं भी देखता हूँ कि पहले दिन मुझे बड़े वो लोनली से लगे, ये बॉयज का ग्रुप बन गया था। फिजान साइड पे पूछा फिजान ने कि तुम लोग किसके बिग बैड वुल्फ्स, किसकी कार्ड्स की बात कर रहे हो? उनका पता नहीं किसकी, पता नहीं। फिजान बेचारे जरा उन्होंने नहीं लूट किया। अब उन्होंने भी एक टीम बना ली है, उमर के दोस्त बन गए हैं कि मैं तो उमर को हूट कर रहा हूँ इस ग्रुप में घुसने के लिए, बिकॉज इस ग्रुप का हिस्सा आई थिंक उमर उनके वो थे, जुनैद और अली। जुनैद कहीं ना कहीं वैसे बेशक अग्रेसिव से हैं, बट उमर के आई थिंक वो जरा थोड़े नीचे ही हैं अभी, तो इसलिए वो जरा एक छोटा सा ग्रुप बन गया। उसके बाद टास्क चला, टास्क में A to A B C D E निकलते गए एंड पे कर आके उमर, अरूबा और नेहा की टीम जीती। रह गई। और फिर पूछा और फिर मैं बड़ी खुश हुई जब नेहा का हुआ। नेहा चकटीली नेहा ने कहा यहाँ पे कोई सैड फील नहीं करेगा, कोई निकल गया, nothing personal, it's a game, all a game। अरूबा ने मुद्दा रखा। अरूबा ने कहा मुझे नहीं पता ये जो बदमाश औरत कोई टीम बना के बैठी हुई है। उसने कहा उमर आप कैप्टन थे, उसने लड़के की ईगो को पूरा सेटिस्फाई कर दिया कि आप कैप्टन ऑफ द शिप थे, कैप्टन ऑफ द शिप, आपने मुझे ड्यूटी दी थी डिस्ट्रैक्ट करने की, अब कैप्टन अच्छा फैसला लेगा, आप थे हमारे सब। ये लड़की ले ली मैंने और नेहा के पास रंग उड़ गया, नेहा की राह से फूल गई। नेहा उसके बाद रोने भी लगी थी। वो तो उसके बाद जरा मुद्दा बदल गया एडी की वजह से। रोई नेहा की आंखों में आंसू था गुस्से वाला एंगल में कि मैं इसको भूलूं। नेहा रोई कब थी वो प्रॉपर, आई मीन दुख का इजहार करते हुए? वो बीच में भी अभी रिजल्ट आने से पहले रोई थी, पता नहीं उसको उसने कहा मेरे से पता नहीं भागा नहीं जा रहा था, पता नहीं बहुत वीक थी, बहुत इश्यूज है जिंदगी में। हाँ, तो भी सबने उसे पंप किया कि नहीं तू भागी, तूने कोशिश तो की ना, यही तो गेम है, तमाशा में आके एक्सपीरियंस करना है, पता नहीं कौन सा, अभी कुछ हुआ भी नहीं। अभी साइम वाला टास्क आता, फिर पूछती हुए कर हर मैदान फतेह और साइम। हाँ, आई मिस साइम मम्मा। हाँ क्यूट। खैर उसके बाद ये बीच में बेचारा ना एडी ने बोल दिया, वो जब नेहा वगैरह एडी ने उसके बाद बात नहीं निकली। अच्छा हाँ, फिर हाँ सॉरी भूल गई। हाँ मेन बादशाह आए। अब देखो, अब एक मुद्दा था उस जगह, ठीक है, उस मुद्दे के बाद वो खुद अपने घर में रहते उस मुद्दे के साथ, और बादशाह आते ना हफ्ते बाद, ज्यादा मजा आता है कि अब उसके बाद जुनैद खुद माफी फील करते हैं, लोग आपस में क्या कहते हैं, 4 दिन होते हैं उनकी और लड़ाई बिल्टअप। उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जो वो दानिश अपना कह रहे थे कि अल्लाह माफ करे, किसी को भी एक वक्त होता है आपको कुछ फिजिकली कुछ हो जाए कि आप अपनी बॉडी का जरूर करें ना, कि अब जिस तरह अग्रेसिवली मेरे पास आए हो कि मैं उस तरह से नहीं कुछ कर सकता, तो उनकी मुझे बातें सही लगी है। वो हार्ट फेल से था, इस तरह जुनैद शायद बैठे बैठे किसी के साथ डिस्कशन करते, मौका नहीं दिया, बहुत सलमान खान के एपिसोड कोई कौन बाहर ऐसे बात करेगा, मुझसे लड़ो मुझसे भिड़ो, क्या बादशाह इनको तो कह सकते हैं, क्या मतलब? नहीं, मैं तो बादशाह है। वैसे सलमान खान के पास जो पावर है ना, सलमान खान सबके करियर खत्म कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में आई डाउट ज्यादा लोग बस इतनी पावर है। वो तो अदनान जो सामने सारे न्यू कमर्स टाइप हैं, तो उनको अदनान कह सकते हैं, वरना अदनान के पास वो वाली धमकी वाली पावर नहीं जो सलमान खान। यहाँ पे थोड़े से 2-3 लोग अगर हो तो चैनल आई डोंट थिंक कभी इस तरह कुछ करेंगे, तो ये मुझे भी पता नहीं धमकी थोड़ी लगी। उसके बाद खैर उन्होंने जुनैद की और दानिश की बात मिट्टी डलवा दी, बात खत्म करा दी। वहाँ पे एडी ने कहा कि मेरा भी एक इशू था, एडी सुबह से ना बड़े थे, अपने इश्यूज तैयार करते, वो मेंटली नॉट 1 ये इशू 2 ये इशू बहुत उनके इशू थे। उन्होंने कहा था वो बिग बॉस से गए थे, उन्होंने कहा था मेरे मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने टास्क के दौरान भी कहा था कि मुझे नहीं पता आप अभी बात करना चाहेंगे इफ यू हैव टाइम, या बाद में होगा डिस्कशन, मेरे मुद्दे हैं। हाँ, तो उनके मुद्दे लिखने का वक्त है, तो उन्होंने खुद ही मुद्दे अपने सुलझा भी लिए थे। उन्होंने कहा मैं खुश खबरी दे दूं सबको कि मेरे मुद्दे सुलझ गए खुद ही। मेरा किस वाला मुद्दा सुलझ गया, बात गुस्से हो गए। हाँ, बादशाह चले गए, बादशाह ना बहुत चिढ़ते हुए नोट किया। हम भी चिढ़ते थे ना से थोड़ा फैक्ट। हाँ, मैं खुद कहती है चुप करो, पर नहीं बादशाह आई थिंक मैंने वो सुना नहीं कुछ में। हालांकि डेवर अदनान मुझे लगता है बड़े एक रोबदार से, अक्लमंद से जो आयमान आए थे। सॉरी मुझे उनकी पहली चल गई, क्योंकि उनके इंस्टा पे थे 1220 फॉलोअर और उनको फॉलो थी आयशा उमर और मिकाल जुल्फिकार। अच्छा। और ये उन्हें फॉलो नहीं करे थे, तो मुझे लगा बड़े रोबदार से इंसान है कोई, समझिए जरा पता होता ना कुछ लोग होते हैं बड़े लाइक
शायद तो डिजर्व होंगे बट थोड़े अक्लमंद इंसान है, वो तो बहुत बहकी करते कर रहे हैं। हाँ बिक्री तो मुझे उनकी बॉडी पोस्टर से कभी नहीं लगे थे अक्लमंद इंसान, वो ऐसे तो नहीं वो तो डे वन खुल गई थी राज, मैं कहा आते साथ अच्छा, स्टार्टिंग में लगा आहिस्ता आहिस्ता उनकी हरकत देखी मैं तो थोड़ी जरा हाँ, तो फिर वो जरा अदनान सर गुस्से में चले गए, सबने कहा सर 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 ना से बात के कोई उनके पीछे रोकने ना आया, नहीं, सवाए तो जुनैद के दानिश के। नहीं, 2 लोग गए हां थे, फिर हाँ। नाना का शुक्र आ गया, मैं तो वेट कर रहा था कंजरो। अदनान सर गए नहीं थे, अदनान सर घास के पास खड़े थे कि कब आए ना से वापस अंदर आए। अदनान सर नहीं आए थे, अदनान सर आए थे अंदर आके आए के हाथ थोड़ी सी बिस्ती अंदर आके फिर थोड़ी सी बिस्ती की, हाँ, बिस्ती की थोड़ी- पैसे काटे उनके लाख रुपया, हाँ लाख काट गए। 25 लाख से 24 लाख कर दिया, मुझे अपनी याद आ गई क्यों? ऑफिस में कि हमने भी नया रूल स्टार्ट किया है कि कोई गलती करेगा तो मैं उसको पैसे मोमेंट काटूंगा, रजिस्टर खरीद के लाया है मोह का दिल करता है उसमें कुछ ना कुछ लिखने क्योंकि का। मैं गलतियां जो होती हैं तो किसी को कुछ उसका ना कोई रिपरकशन नहीं होता था। सही वर्ड बोला ना मैंने? हाँ। तो मैंने कहा कि अब जब आप गलती करोगे ताकि आप कुछ महसूस हो, मैं छोटे पैसे काट दूं सबके, कि एक्शन काटे मैंने, उस्मान काटे मैंने, हाँ, तो मुझे इतना खुश होता है, मुझे इतना अच्छा लगता है काट काट के लिखना। सबसे पैसे होते हैं बट हाँ, but एक पेनल्टी देके आपको महसूस होना। हाँ, तो सदनान ने एक में लाख काट दिया। लाख काट दिया, लाख देखे काट उस्मान उससे लाख काटा उसने, हाँ वैसे ट्रू। मैं तो इतने काटता ये हूं, भी बिग बॉस देख के इंस्पायर हुए थे, बिग बॉस इस तरह करते हैं बट खैर लाख काट के चले गए फिर लाख काट के चले गए सबने, फिर सबने कहा ना से माफी मांगो। अच्छा सबने बोला एडी का ना- दिल भी लेने किया माफी मांगने को, एडी सबने एडी को बहुत जलील भी किया हाँ। कि एडी तूने बोला क्यों, तू बोला क्यों, सब क्या हो गया है? सबने अपने मुद्दे उठाए। हम पता है हाथ भी उठाते हैं, सर नहीं देखते, हम अपना हाथ नीचे कर लेते हैं, तो वहाँ पे सब थोड़े से इस तरह से किया। और मतलब मुझे पता हमेशा मजा आता है बिग बॉस में ना, जब एक लड़की आती है ना कोई स्मार्ट अक्लमंद, ज़ैनब नहीं अच्छा उम्र थोड़ी बड़ी, बोलती हो और होस्ट का और उसका ना वो जैसे गौहर खान थी, सलमान आप मेरी बात सुनिए, सलमान ऐसा नहीं, उससे सलमान तो मजा आता है उसका। Last time मरिया वो हाँ। बंदी थी, इसका कोई भी नहीं लड़की बन सकती, नताशा बन सकती है कि उसकी नताशा की उम्र ज्यादा थोड़ी मैच्योर है, नहीं, सच नताशा में नहीं नताशा नहीं बनती। बनती, कोई भी नहीं है, लड़कियां बाकी सारी बिल्कुल ही। अच्छा से जो भी है, नेहा वगैरह टाइप की टीवी लड़कियां बोलती हैं, फजूल में बेशक बोलती हैं, कहती हैं हमें हमारा वी हैव नथिंग टू लूज। नाच नहीं बोलेंगे लेकिन अदनान से पता नहीं मैं। ताल अब जब एक लड़की मेल होस्ट हो और लड़की बोले, मुझे बड़ा मजा लगता है। अच्छा तो किसको सपोर्ट कर रहा है? मैं ज़ैनो को कर रहा था बट ज़ैनो थोड़ा मेरे दिल से उतर सी रही हैं इस वाली बात पे। नहीं ज़ैनो ईमान बहुत लोगों को ना बहुत जगह पे अपनी तरह दिखाती कि मैं हाँ अभी एडी को भी चुप कर जाओ, एरी चुप कर जाओ, एरी तो जस्ट स्टे क्वाइट एडी। ईगोइस्टिक सी वो लगती है कि मतलब कि मैं सब कुछ चलाऊंगी, और वो देख के करते हैं किसके सामने करना ईमान है। अभी मुझे हफ्ता चाहिए पूरा, मैं संडे को अनाउंस करूंगा। मैं फिजान के साथ हूँ, मुझे फिजान से मुझे पॉजिटिव भी लग रहे हैं, थोड़ा भी खामोश होकर देख रहे हैं, स्मार्ट भी हैं। आई एम टीम फिजान। और इससे क्या हमारा तमाशा का रिव्यू होता है खत्म, हमारा शो होता है खत्म, लेकिन तमाशा का अगला रिव्यू आएगा हमारा फ्राइडे को, क्योंकि हम लोग मंडे को करेंगे हमारा टीवी में रिव्यू, फिर हम लोग करेंगे वेडनेसडे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड में, और तमाशा के हम तमाशा का रिव्यू करेंगे ऑफ वेडनेसडे और थर्सडे, वो आएगा फ्राइडे को 8 बजे ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड। इसी का हमारा शो होता है खत्म। #What'sThe411 #feedback corner, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?